यार देखो, जब जिन की बात हुई है ना, सबसे पहले मेरे दिमाग में नाम तुम्हारा आया। क्यों? यार वो इसलिए है कि मुझे लगता है कि जिस तरह के तुम्हारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना जानवरों के साथ, तो आई एम श्योर इनके साथ भी कुछ ना कुछ तुम्हारा जो है ना वो सिलसिला रहा होगा। अच्छा, जब कल फ़ोन किया था ना हाँ। तो 1-2 दिन पहले ही एक किस्सा हुआ था। लेकिन मैं बताता हूँ कि जानवरों के हवाले से, क्योंकि इसके अंदर जानवरों का काफ़ी बहुत हिसाब किताब होता है। अच्छा, मुझे पता, जानवरों से जादू होता है होता है। और और जानवरों में जिन भी होता है। जानवर में जिन नहीं होता। जिन एक जिस तरह हम इंसान हैं वो जानवर हैं, जिन इस तरह जिन्नात हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। उसके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर और रिलीजन। हमने उसको अलग अलग डिवाइड किया हुआ होता है। ओके। कि जैसे हम जिनको जिन वगैरह बोल रहे होते हैं वो लोग देव बोल रहे होते हैं। दूसरे मज़हब में किसी में उनको आत्मा, संस्कृत में मेरे हाँ, ख्याल से वो देव बोलते इस हैं। तरह उनको डिवाइड किया होता है अपने अपने हिसाब से। तो ठीक वो है। ये जो देव और परी होती है, जो हमारे यहाँ अच्छे और बुरे जिन होते हैं वो देव और परियाँ होती हैं, और जब उनके बुरे जिन आ जाते हैं तो वो उसको आत्मा कह देते हैं। तो इस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो इनका जादू वगैरह है उस पर जानवरों के इस्तेमाल के बगैर तो जादू कंप्लीट भी नहीं होता। चाहे जैसे हमारे यहाँ भी अगर आप देख लें, हम मुस्लिम्स में अगर देखें तो अगर हम सदका टालना होता है, कुछ भी करना होता है, हम जानवर का सहारा लेते हैं। तो इसी तरह अगर आप ऑफ तरीके में जाएंगे, मतलब किसी और रिलीजन के उसमें भी जाते हैं, तो भी आपको जानवरों का ही सहारा लेना पड़ता है। और जब भी आप इल्म सीखते हो, अच्छा या बुरा जो भी इल्म आप सीखते हो, उसके अंदर आपको इनको तस्खीर करना पड़ता है। इनमें मेनली जानवर हैं तुम्हारे आपके पास, जैसे उल्लू होता है, हुदहुद। हुदहुद और उल्लू मेन जानवर होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। लेकिन इसको तस्खीर करना पड़ता है, मतलब इनको जानना पड़ता है पहले और फिर इनको यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो तुम्हें बता रहे थे कि कोई जानवर में जिन्नात वगैरह का कोई सीन, क्योंकि तुम एनिमल से बहुत रहे हो। नहीं, वो असल में हमारे पास एक्चुअली स्टार्ट में ही लोग मांगते होते हैं ना। अब मैं बिल्कुल लाइट से मिसाल लेके चलते हैं। डेंजू में, ज़ू में हमारे पास आते हैं लोग, हमें अब उनको कोई लिख देता है। अब असल में क्या होता है, जो यहाँ फेक बहुत होता है, तो अभी फेक में ऐसा होता है, फेक में हमारे पास आ जाते हैं, कहते हैं भाई हमें ना शेर की दुम का बाल दे दें। अब जो फेक आदमी होता है वो अपने, जो उसके पास लोग आते हैं मुश्किल सॉल्व करवाने के लिए, तो वो उनको ऐसी चीज़ें बताते हैं जो लेना बहुत मुश्किल हो जाता ये है। शेर की मूंछ का हाँ, तिरछा कटा हुआ बाल हाँ, चाहिए। वो ऐसी शर्तें रख देते मेरे हैं। पास वैसे लोग हैं, पता तो है। तो मेरे पास यार शेर का नाखून, हाथी का दांत, वो सॉरी टाइगर का दांत, ये सारे कछुए की हड्डियाँ। हाँ, कछुए की हड्डियाँ भी। हाँ हाँ, कछुए की अच्छा, हड्डियाँ यूज़ होती है। मुझसे मुझसे किसी ने जो है ना शेर की मूंछ का बाल हाँ मांगा था और शेर के नाखून मांगे थे हाँ, कि असलान भाई बहुत ज़रूरत है, घर के हालात जो है ना बड़े सही। सेंसिटिव हुए हैं। मैंने बोला इंसान का बच्चा बना है, क्या मांग रहा है मुझसे। हाँ। तो इसी तरह हमारे पास आए थे एक दफ़ा जिराफ के, उनको दुम के बाल चाहिए थे। तो मैंने उससे पूछा, तो उससे पहले हमारा एक बंदा उनको जिराफ के दुम के बाल तोड़ के दे चुका था, पर वो तोड़े नहीं थे, गिर जाते हैं, झड़ा हुआ एक बाल उठा के उसने दे दिया। सही। तो उस आदमी को तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि आपको देने का तरीका होता है ना। तो उसने जो बाल दिया था वो छोटा सा था, तो उसको यकीन नहीं आ रहा था जिराफ का है नहीं है, क्योंकि दूर से दुम का बाल लग रहा था 1.5 फीट 2 फीट का। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बोला कि चाहिए। तो मैंने कहा कि आपको जिसने बोला है उससे पूछ कर आओ कि कौन से जानवर का चाहिए। तो उसने बोला, उसने वो कह रहे हैं कि इसी जानवर का बोला है। मैंने किस जानवर का है, मतलब उनको जिराफ का नाम भी नहीं पता था। ठीक है। तो उनको चाहिए था। खैर मैंने उनको समझाया भाई ऐसा नहीं होता, और जिसने आपको भेजा उसने ज़िंदगी में ये जानवर नहीं देखा होगा, नॉर्मल लोगों ने जिराफ नहीं देखे होते। इसी तरह दांत वगैरह में तो आते हैं, किसी को लॉकेट बनाना होता है, किसी को कुछ काले तीतर के लिए बहुत लोग आते हैं, चकोर के लिए बहुत लोग आते हैं। हालांकि ये सकाफ़त है हमारे बलूचिस्तान और KPK की, कि यहाँ ख़ास तरह से जानवर रखे जाते हैं। आपने जानवर की बात करी ना, अगर आपने देखा होगा ट्रक आर्ट बना हुआ होता है, ट्रक के पीछे आर्ट होता है, अगर आप उसमें देखो जिसमें चकोर बर्ड बना होगा उसके अंदर काला तीतर नहीं बना होता और ना भूरा तीतर बना होता है। ओके। और जिसमें काला तीतर बना होता है उसके अंदर वो चकोर नहीं बनाते। इसी तरह बस ये कल्चर है। ओके। तो वो उनकी एक कल्चर में, एक तो जानवर उनकी सकाफत में भी यूज़ होता है, दूसरा वो उनकी वजह ये होती है नज़र ना लगे। तो जो चकोर लगाते हैं उनको नज़र नहीं लगता, और वो अगर आप चकोर वाले ट्रक्स देखेंगे मेजॉरिटी, तो वो स्पीड अप होते हैं, वो हैवी लोड नहीं करते। ओके। और चांद रातों को बकौल उनके वो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि चांद जब निकलता है तो चकोर बहुत पागल हो जाता है। तो असल में सीन ये नहीं होता, सीन ये होता है चांदनी रात को रोशनी ज़्यादा होती है तो सारे जानवर को ही दिख रहा होता है एक्चुअली। तो चकोर को और ज़्यादा दिखता है। अच्छा, ये ऐसी ऐसी बहुत सारी मिथ बनी हुई है कि भाई ये घर में चकोर रख लो तो ये नहीं होगा, हाँ, घर में तोता रख लो तो जादू हो जाता है, ऐसा। ये मेजॉरिटी सारी चीज़ें यही है ना, ये आपके बिलीव्स हैं। लेकिन जब अगर मैं बिलीव नहीं करता कि मेरे आगे से बिल्ली रास्ता काटेगी तो मेरे साथ बुरा होगा, तो मेरे साथ होता नहीं है। लेकिन जब आप बिलीव करते हो तो फिर होने लग जाता है। सारा काम ये बिलीव का होता है कि आप बिलीव कर रहे हो तो बिलीव हो रहा है, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो जो इस पर बिलीव करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ थे वो कहते थे कबूतर नहीं पालो बुराई आती है। हमने कबूतर पाले, बुराइयाँ आई भी चली भी गई, सब अमन से गुजर गया।
वो लोग भी चले गए, लेकिन हमारा अच्छा बुरा वक्त दोनों आ गया। लेकिन वो ये बोलते हैं भाई कबूतर नहीं पालो, आज़ाद परिंदे नहीं पालो, लेकिन सब किया। तो उसका रीज़न लोगों के पास अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं कि ये जानवर नहीं करो, वो जानवर नहीं पालो, और यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने कभी काला जादू होते हुए देखा है? मुझे शौक़ था बहुत, और मैं काफ़ी हद तक मुझे मज़ा आता था ये काम करने में और देखने में। काला जादू करते देखिए, काला जादू मसला असल में हमने उसको काला जादू किया हुआ है। ये एक इल्म है। काला जादू वो होता है जब आप किसी की बुराई करें। तो लोग अक्सर बोलते हैं भाई ये काला जादू आता है ना, तो इसको बोलो फ़लस्तीन फतह कर दे, बुश को मार दे, जरदारी को मार दे। लोग बोलते रहे तुम्हें काला जादू आता है, तुम्हारे तावीज़ गंडे इतने काम के, तो ये करो। लेकिन इन सब में देखिए असल में क्या होता है, आपको दोनों चीज़ें लेके चलनी है, साइंस भी लेके चलनी है, मज़हब भी लेके चलना है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पहले हम कहते थे इंसान के जिस्म के अंदर रूह आ जाती है और फिर वो हरकतें करती है, जिन आ जाता है, रूह आ जाती है। लेकिन साइंस ने क्या किया, जिस आदमी के अंदर रूह आई उसको उसने जाइलाज या कैटामिन या उसने उसको एनेस्थीसिया दे दिया, बंदा ख़त्म। क्यों? रूह तो बाहर से आई थी ना, जिस्म को बिठाती, अब क्यों नहीं बिठा रही? लेकिन कुछ स्टडीज़ में आज ये शामिल हो गया कि जिनमें असली में आती हैं उनको कोई मेडिसिन असर नहीं करती, उनको असर ही नहीं करती, तो वो रियल में उनके अंदर आता है। बाकी दिमाग का कभी गेम होता है, दिमाग के अंदर भी आता है, जो हम कहते हैं कि इसको डुअल पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स हैं, वो सारी चीज़ें साइंस उसको एक नाम देती है। हाँ, साइंस उसको एक नाम देती है। फिर हम उसको बोलते हैं कि, फिर आपको सुना होगा लोग बोलते हैं कि यार कुरान पाक की आयत पढ़ी या बाइबल की कोई पढ़ी तो जिन कैसे निकल गया। तो वो जिन नहीं निकलता, वो सेम इसी तरह है जिस तरह आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो भी आपको अल्फाज से ट्रीट करता है ना। इसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि जैसे हम सेल्स जब सीख रहे होते हैं या मार्केटिंग सीख रहे होते हैं, तो आपको बताते हैं कि आप भाई कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ नहीं करिएगा, आप एग्रीमेंट का वर्ड यूज़ करिएगा। वो कभी भी नहीं आपको बोलेंगे कि आप मनी, वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करो। वही गेम करते हैं। सारा काम अल्फाज का होता है। आप अल्फाज जितने अच्छे से अदा करोगे वो आपके दिमाग के अंदर बैठता है और फिर वो आयरॉनिकली आपके अंदर पूरा सेटल होता है। इसके अंदर भी यही है। जो लोग बोलते हैं ना कि यार कुरान पाक से कैसे हो गया या आयत से, अच्छा इसके अंदर दूसरा ये होता है कि जो मुसलमान होते हैं, हमारा दीन तो कंफर्म है ना, एक ही दीन है, तो हमारा दीन सब पे काम करता है, सारे मज़ाहिब पे। लेकिन दूसरे मज़ाहिब के जो हैं उनको अगर कोई मुसलमान टकरा जाए तो वो काम नहीं करता, और अगर उनके पास सही वर्ड अदा नहीं कर रहे तो वो जिन उनके काबू में नहीं आता, या जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी उनके काबू में नहीं आती। लेकिन ये थ्रू आउट द वर्ल्ड होती है, ये प्रैक्टिसेस चलती आती हैं। जिस तरह हमारे यहाँ हिकमत हकीम चीज़ ख़त्म होती जा रही है, इस तरह ये चीज़ें वहाँ ख़त्म हो गई। जो पुराने लोग थे जो करते थे उन्होंने आगे किसी को दिया नहीं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। तो दूसरा मेन काम क्या होता है, ये वो बंदा सफल करता है जिसके पीछे उसकी नामहरम जिंदा ना हो, मींस जिससे मेरी शादी जायज़ नहीं है, माँ हो गई, बहन हो गई, बेटी हो गई। तो हमारे लिए आसान ये होता है कि ऐसे रिश्ते वो इन लोगों को आगे परस्यू कर सकते हैं, इस काम को आगे परस्यू करते हैं जिनके पीछे ये रिलेशंस ना हो। ठीक है, तो तुमने ये चीज़ परस्यू नहीं की? मैंने परस्यू नहीं करी, मुझे जस्ट जुस्सू था सीखने के लिए। मैं आपको छोटा बताता हूँ। हम मदरसे के तालिब इल्म हैं, तो जब मदरसे में पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे मदारिस में जिन और मखलूक़ात आके बैठती हैं, मौकिल्स होते हैं हर चीज़ के। तो अब ये ना लिंकअप है सारी चीज़ें, एक दो से ना लिंकअप है। तो मैं पहले क्लियर करता हूँ मदरसे से। अब हमारे मदरसे में जो बच्चे भी मदरसे, हमारी जनरेशन के जो मदरसे में गए हुए होंगे, तो मदरसों के अंदर कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। जैसे कुछ आयात हैं, उनको अगर कुरान पाक आप उल्टा रख के पढ़ें तो उस आयत के जो मौकिल होते हैं वो आपके पास आपके तस्खीर में आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। अगर आप डर गए तो वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, और अगर आप नहीं डरे तो वो आप उनको काबू कर लेते हो। चाहिए हम जब हमारे यहाँ जैसे वो बाथरूम जाते हैं तो आप कुछ पढ़ के जाओ, बाथरूम एंटर हो, और उसको आप रेगुलर करो 40 दिन तक, तो 41 दिन आपको उसका रिप्लाई मिलता है। तो आप डर जाओ, या अगर आप डर जाते हैं तो आपके ऊपर हावी हो जाता है, और अगर आप नहीं डरते, खड़े रहते हो, तो आप उसको तस्वीर कर लेते हो, वो आपके साथ साथ वो आपका गुलाम रह जाता है। तो हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस होती थी। तो हम अब नॉर्मली क्या होता है, जब आप हॉस्टल लाइफ या मदरसे की ज़िंदगी गुजारते हो तो उसमें क्या होता है, आपका एक शेड्यूल बन जाता है। उस शेड्यूल के हिसाब से आप वॉशरूम वगैरह जाते हो, मतलब आप सुबह की तरफ सुबह वॉशरूम चले जाओगे और सोने से पहले वॉशरूम जरूर जाओगे। एक रूटीन सेट हो जाता है, रूटीन सेट हो जाता है। मुझे यूरिन पास करना है या स्टूल पास करना है, रूटीन सेट हो जाता है। मेजॉरिटी लोग रात में सोने से पहले जरूर एक दफ़ा वॉशरूम जाके और फिर लेट के सो जाते हैं। ठीक है। तो अब इसमें कुछ बातें मैं कट करके बताऊंगा, सारी चीज़ें नहीं बता रहा, डिटेल में बताएं प्लीज। तो उसके अंदर ये होता है कि डिटेल में बताएं। डिटेल में नहीं, मतलब देखो छोटे बच्चे कर लेते, कोई प्रैक्टिस कर ले, तो मैं इन शॉर्ट। ओके। तो हम पता चला ये बात हो गई, फिर हमने सुना फला मदरसे के बच्चे ने फला ये किया, तो हम भी करते हैं। तो मुझे भी शौक हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ ये ड्रॉनी कहानियाँ, किस्से सुनाने का थोड़ा रिवाज था, रहे हैं, हर किसी के साथ होता। तो पुराने लोगों की भाई यही एंटरटेनमेंट होती थी, बैठते थे तो ये रात में कजन्स बैठ के ना ड्रावनी बातें करते हैं। एयरपोर्ट की रोड पे एक दुल्हन मिलती है, कारसाज पे मिलती है एक दुल्हन, कारसाज की दुल्हन, यही सारा मामला होता। तो मुझे भी शौक हुआ, हमने बोला चलो शौक करते हैं। हमने पहले दिन
वॉशरूम सोने से पहले का टाइम सबसे अच्छा होता था। तो हम लोगों ने ट्राई किया एक दफ़ा, मैंने ट्राई किया तो आई थिंक 17-18 दिन बाद गिनती भूल गए, वो टेम्परमेंट टूट गया। फिर हम दोबारा कुछ टाइम बाद ट्राई किया, नहीं होता रहा। फिर मैट्रिक के बाद जब छुट्टियाँ आती हैं उसमें तहिया किया कि यार अब इसको कंप्लीट करेंगे, अब मतलब जो मैंने चीज़ पढ़नी है बाथरूम जाने से वो पहले, करना है, वो मैंने पढ़नी है। तो वो उसमें ये हो गया था कि उस वक्त हाथ में मोबाइल भी आ गया था, तो हम काउंटडाउन लगा सके थे और ये सारा मामला करना था। तो हमने बोला ठीक है, मैंने करना स्टार्ट किया। और मैंने पहले ना भाई वगैरह को बता दिया था, छोटे भाई थे, उनको इन्फॉर्म कर दिया था ये कर रहे हैं, तो वो लोग तोड़वा दें, मतलब मस्ती करें, सोएं। अच्छा, इसमें एक शर्त होती थी कि जब जाएँ तो वापस जब आए ना तो किसी को बात ना करें और सो जाएँ, ठीक है, किसी बात नहीं करें। तो वो लोग बदतमीज़ी में बात कर लें, उछल जाएँ, मामला ख़राब कर दें। तो जब क्या नाम है आखिरी टाइम मैंने किया तो 40 दिन हो गए, मुझे याद नहीं था कि आज 40वां दिन है। ठीक है, 40 दिन ख़त्म हो गए, 41 डे आया। तो जैसे ये है कि अगर मेरे बाथरूम का गेट खोलोगे तो सामने बिल्कुल सिंक था, सिंक के ऊपर एक शीशा लगा हुआ था, सिंक के बिल्कुल बराबर में हमारा कमोड था, WC था, और WC से पहले यानी एंटर होते ही आपके उल्टे हाथ सीधे हाथ पे नहाने की जगह खड़े होने की। वॉशरूम छोटा 8x6 का वॉशरूम से रेक्टेंगल थोड़ा सा। ठीक है। तो अब 40वां दिन था, 41वां दिन 41 डे था। तो हमने जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो जैसे टर्की होती है सेम टर्की की कलगी होती है, सारी नीचे ऊपर आती है। हाँ। हमने आपने नॉर्मल टर्की देखी होंगी तो ये टर्कियों की जो कलगी होती है ये बड़ी और छोटी होती है। तो जब बड़ी होती है तो काफ़ी लटक जाती है, पूरा फेस उनका लटका हुआ होता है। बिल्कुल। तो जब मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी, शख्स, मर्द है या औरत मुझे नहीं पता, एक खड़ा हुआ है बंदा, और उसके पूरे फेस से वो कलगियाँ बाहर शो हो रही हैं। और इससे पहले मैंने कलगी एक दफ़ा काठौर के एरिया में एक फार्म पे देखी थी, लेकिन उसकी कलगी इस तरह बहती भी नहीं देखी थी, बस नॉर्मल कलगी, जिस नॉर्मल हालत में जो कलगी होती है वो उस तरह देखी थी। अच्छा सॉरी, यहाँ मैं आपको रोकूंगा, वो लोग जो सोच रहे हैं कलगी क्या होती है भाई, तो एक जानवर होता है वेटल्स होते हैं टर्की, उसके जो आगे लटकरी होती है ना, स्किन टाइप जो होती जैसे मुर्गे के सर पे ताज होता है वो भी कलगी होती है। हाँ। पर जो टर्की की होती है वो थोड़ी लटकती है नीचे की तरफ, बहरी होती है। उसके पूरे फेस पे वो बहरी थी। अच्छा, वो मेरी तरफ फेस करके खड़ा हुआ था और मैंने उसके पीछे शीशा लगा हुआ था, तो जब मैंने शीशे पे देखा तो शीशे की तरफ भी उसका ही फेस था, यानी मैं उसका बैक साइड नहीं देख पाया था, आगे और फ्रंट दोनों वो था। कसम से जी। और जो आप पढ़ते हैं उसका वो वहाँ से जवाब देता है, तो फिर आपको भी सुनना होता है और आपको भी उसको जवाब देना होता है। तो मैंने जब खोला, नहीं, इसमें जब ये होता है कि जब आप खोलते हैं तो जो आप पहले सवाल करते हैं अब वो आपसे सवाल करेगा, आपको जवाब देना होता है। ठीक है। तो अगर आप डर जाते हैं तो आपके ऊपर हावी हो जाता है, और अगर आप जवाब दे देते हैं तो वो आप उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मुझसे सवाल किया, तो मैं शौक था देखने के लिए, और मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। और उसने आपसे एक ही दफ़ा सवाल किया? एक ही दफ़ा पूछता है वो, जैसे हम एंटर होते हुए सही है बोलते थे वो, उसने पूछा वहाँ से, और मेरी आवाज़ नॉर्मली, पर मुझे पता था कि मेरे मुँह से नहीं निकली, उसके मुँह से निकली है, और उसकी लिप्स वगैरह नहीं, सिर्फ कलगियाँ थी सारी, बस उसने ये बोला, और मेरी तबीयत ख़राब, और मैं आके लेट गया। दरवाज़ा खुला था, लाइट खुली थी, और मेरी तबीयत ख़राब, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी कि 2-3 डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि भाई इसको घर ले जाएं, इसका बुखार नहीं उतर रहा और ये कुछ बता भी नहीं रहा। तो 3-4 दिन हो गए थे बिल्कुल ऑलमोस्ट। हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं तो उनके पास भी लेके, उन्होंने बोला भाई यही दवाई कराएं, नहीं तो आप इसको ड्रिप वगैरह लगा लें। लेकिन हमारे यहाँ उस दौर में ड्रिप लगाना और नेबुलाइज करना वगैरह हमारे यहाँ फैमिली में इतना इन नहीं था, तो वो घर पे लेकर आ गए। तो मेरे घर के बराबर में हमारे एक कज़न रहती थी, वो उनकी शादी नहीं हुई थी, होम्योपैथिक की वो डॉक्टर थी। तो उन्होंने वो होम्योपैथिक में आपने अक्सर देखा होगा, इनकी प्रैक्टिस में होता है ये दवाई देने से पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु शाफी अल्लाहु काफ़ी वगैरह पढ़ते हैं। तो उन्होंने हर 1-1 घंटे पे या 2-2 घंटे पे आके मुझे दवाई देती रही। तो मुझे याद था वो जब मुझे उठाती, कभी कभार मुझे होश होता था कि मुझे उठा रही हैं, दे रही हैं। ये बात किसी को बताई नहीं थी। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने वो पहले पढ़ती थी, पूरे हाथ मेरे जिस्म पे हिसार करती थी, और उसके बाद वो दवाई खिला देती। हालांकि उनको इस बात का पता नहीं था, पर उनकी प्रैक्टिस यही थी कि होम्योपैथिक वालों की होती है, उन्होंने यूँ करते। तो फिर खैर लिया मैंने, 10-15 दिन लिए, और उसके बाद फिर मैं रिकवर हुआ और फिर वापस आ गए। तो ये हकीकत होती है, आपके साथ कभी कभार पैदा हो जाती है, आपके साथ कभी, लेकिन जब आप इसके अंदर उतर रहे होते हो, जब कर रहे होते हो, लोगों को देख रहे होते हो, तो बहुत होता है इसके अंदर। अब हमारे जिनके से हम इम्प्रेस थे वो तो कब्रिस्तानों में जाके बैठते थे। अच्छा ये भी तो होता है ना कि कुछ लोग, जैसे बचपन में हम लोग जब कजन्स वगैरह बैठते थे तो आपस में बात करते, भाई फलाने कब्रिस्तान में जो है ना, यहाँ कोई जिन होता है या
इस कब्रिस्तान में नहीं जाना, यहाँ पे जो है ना पकड़ लेते हैं, पता नहीं क्या वो क्या सीन है कब्रिस्तान, मैंने सुना नहीं, कब्रिस्तान में हमारा मतलब ओपिनियन अलग अलग होता है। जब आप कोई अमल करने या चिल्ला करने जाते हैं तो उसके तासुरात अलग होते हैं, वरना गोरगन भी तो रह रहे होते हैं ना। और मैं आपको बहुत अजीब सी बात बताऊं कि ये जो आपके डाओ के मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, ये लोग न्यूली, इनके साथ भी तो कुछ मसले नहीं होते, ये लोग न्यूली लाश निकाल के लेकर आते हैं, ये हमारे जी, और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ये जिना के और जितने भी MBBS के लोग होते हैं, ये इस काम में अच्छे खासे मुलव्विस थे पहले, अब हैं नहीं, अब का नहीं पता, लेकिन पहले ये करते हैं। तो इनको लाशों में प्रैक्टिस करना होता है, तो ये क्या नाम है जाके लाशें निकालते रहे, और काफ़ी दफ़ा कवर भी हुआ है। तो जब ये जाके निकाल लेते हैं, इनको तो कोई जिन नहीं चिमटता, लेकिन जिनमें चिमट जाते होंगे। वो कब्रिस्तान का अपना होता है, लेकिन जब आप अमल की नीयत से दाखिल होते हैं तो उस वक्त बिल्कुल मामलात अलग होते हैं, क्योंकि आप कोई कब्र खोद के बैठते हैं, कोई पुरानी कब्र निकालते हैं, या फिर कब्र में कुछ डालने जाते हैं, कब्र से कुछ निकालने के लिए जाते हैं। सारे मामलात होते हैं, सारे बुरे इल्म अच्छा इल्म दोनों होता है, लेकिन यहाँ मेजॉरिटी होता है बुरा इल्म। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अभी जैसा आपने भी मुझे अपना किस्सा बताया, मेरे साथ हाल ही में भी क्या हुआ, मैं बैंकॉक में था अपनी वाइफ के साथ, और एक होटल में मैं रुका हुआ था, बैंकॉक पैलेस जिसका नाम था, ठीक है। अब वो रियल पैलेस था? हाँ, वो रियल पैलेस था, बैंकॉक पैलेस होटल का नाम था उसका। नहीं वो पैलेस था पहले, या पैलेस नहीं, मतलब उसका नाम बैंकॉक पैलेस था, बिल्डिंग थी एक बड़ी सी, ठीक है। अच्छा भाई, लॉबी में एंटर हम हुए, और एंटर होते ही मतलब वहाँ पे ना उसका एम्बियंस ऐसा बना हुआ है जैसे कि पता नहीं, पुराने राजे महाराजे रहते थे उनका फर्नीचर पड़ा हुआ है ना, बहुत क्रीपी। खैर, हम लिफ्ट में गए, लिफ्ट में 14 फ्लोर थे, 12 के बाद 13 फ्लोर आता है ना, उसमें 13th फ्लोर नहीं था, उसमें डायरेक्ट 14 था। चलो हमने कहा भाई मिथ होती है, लोग समझते हैं 13th फ्लोर इग्नोर करना है, वो असल में उसको एक बैड लक नंबर भी बोलते हैं, बैड लक नंबर भी बोलते हैं। सीन ये कि जब हम लोग बेडरूम में आते थे बाहर से शॉपिंग करके कुछ करके, मेरी और मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाती थी। मतलब हमें लिटरली हमारा सर में दर्द और उल्टियाँ हमें होती थी कि पता नहीं अल्लाह खैर कर, हमने क्या खा लिया है, क्या हो गया हमारी। मतलब बैंकॉक में वो कोई 5-6 रातें हमारे लिए वो बहुत बुरी थी। सही। जैसे ही हम बाहर निकलते होटल से, हम लोग बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी होटल के नीचे वाले एरिया में एक पोर्शन था, उसको उन्होंने सील किया हुआ था। अब आप, बड़ी अजीब सी बात, हम तो है ना थोड़े से कीड़ा होता है देखने के लिए भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन वो बड़ी अजीब सा एक पुराने ज़माने का वो 0 का वो बल्ब नीचे लगा हुआ, और वो जगह उन्होंने बंद की हुई है, वो रस्सी डाल के, और कभी मैंने खुले हुए भी नहीं देखे, ना ब्रेकफास्ट के टाइम पे, ना लंच के टाइम पे, ना डिनर के टाइम पे, वो जगह ही बंद, ठीक है। जब हम उसको ट्रेसपास कर सकते, गुजर सकते थे, तो रस्सियों को बराबर से गुजर सकते थे, लेकिन वो सीढ़ियाँ नीचे जा रही होती थी, लेकिन उसको देख नहीं सकते थे, मतलब अंदर जा नहीं सकते थे, वहाँ उन्होंने बंद किया हुआ था, ठीक है। ना कोई तख्ती वगैरह लगाई हुई थी कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, बस उन्होंने बंद किया हुआ था। भजन हुआ ये एक दिन के मैं वाइफ के साथ बाहर घूम के अब जा रहा हूँ अपने फ्लोर पे, मुझे अपने फ्लोर पे एक बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। एक बच्ची चीखे मार मार के रो रही है। मैंने अपनी वाइफ को देखा, हमने एक दूसरे को देखा, मैंने बोला बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही है। अच्छा, जो होटल की जो मेरे फ्लोर की जो लॉबी वो थी ना, जो एक कॉरिडोर था, वो बहुत बड़ा था। सही। हम कॉरिडोर में आए और मेरे आंखों के सामने कोई 3 साल की बच्ची धाड़े मार मार के रो रही है और मेरी तरफ चलती हुई आ रही है। अब वरीशा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा, मैंने कहा यार कि किसी की बच्ची हो सकता है इसी फ्लोर पे हो, और वो जो है बच्ची बाहर रह गई और पेरेंट्स अंदर होंगे। मैंने बोला अच्छा, वो बच्ची इंडियन बच्ची थी, उसके बिंदी बिंदी भी लगी थी। मैंने क्या हुआ बेटा, क्या? वो बच्ची रोई जा रही। मैं उसका हाथ पकड़ के लेकर गया। मेरे ही रूम के सामने वाला एक कमरा था, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था ना, मैंने कहा शायद यहाँ से, मैंने नॉक किया और वहाँ से एक इंडियन ही थे साहब बाहर निकले। मैंने बोला ये बच्ची आपकी बाहर रो रही है। उस बंदे ने उस बच्ची को देखा, उसने बोला ये मेरी बच्ची नहीं है। बच्ची उसको भी दिखी यानी? हाँ, मतलब ये बच्ची मेरी नहीं है। मैंने बेगम को देखा, उन्होंने कहा किसकी बच्ची है? खैर वरीशा ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा, हम लोग उसको लेके जा रहे हैं। बच्ची 9th फ्लोर पर अकेले दौड़ रही है, घूम रही है और मतलब रो रही है। हम उसको लॉबी में लेकर गए। लॉबी में ले जाने के बाद जी पता ही चला कि उसका बाप नीचे उसको ढूंढ रहा था। बच्ची 9th फ्लोर पर कैसे गई किसी को नहीं मालूम। और बच्ची ऑब्वियसली, जब आप 3 साल की बच्ची इतनी सी होती है, छोटी सी होती है,
उसका 9th फ्लोर के बटन के ऊपर हाथ भी नहीं पहुंच सकता। भाईजान 10:30 पौने 11 बज रहे होंगे, उसकी माँ भी मुझे दिखी थी, बहुत परेशान थी, उसकी हालत टाइट हुई हुई थी। बच्ची लॉबी से चलते चलते कैसे भी करके गई है लिफ्ट में। लिफ्ट में अल्लाह जाने क्या हुआ है, सीसीटीवी में दिखा था। वो 9th फ्लोर पे ऑटोमेटिकली लिफ्ट चली गई। बच्ची जाहिर सी बात है ना समझती हूँ, जैसे क्योंकि सारे रूम्स एक जैसे होते हैं ना, जैसी बच्ची बाहर निकली वो रोना शुरू हो गया, पैनिक। अभी तक समझ नहीं आया कि वो बच्ची 9th फ्लोर तक पहुंची कैसे। जब ये सारा किस्सा हो रहा था रात के 12:30 पौना 1 बज रहा था, हम जब नीचे आए, मतलब बच्ची देने के बाद जब हम ऊपर जा रहे थे, तब मैं कसम खाने को तैयार हूँ, उस पॉइंट से जब मैं क्रॉस कर रहा था ना, नीचे जगह बंद थी, वहाँ पे मैंने एक शख्स को सिर्फ मुझे देख घूरते हुए देखा है मैंने। मतलब वो एक बोना था, एक ड्रॉफ था, ठीक है, और सिर्फ यूं करके देख रहा था। बीच में मुझे लगा कि इनकी कोई मूर्ति वूर्ति नहीं होती, थोड़ा ऑब्वियसली बुद्धिस्ट टाइप के लोग हैं, बुद्धिस्ट टाइप के लोग। सर मैंने यूं देखा है, मेरे सारे रोंगटे यूं, ऐसा किसी ने मुझे 400 वोल्ट का किसी ने करंट मारा है। मैं यूं, और मैंने बस, बेगम बोल रही है आपको क्या हो, सब ठीक है? मैंने बोला नहीं कुछ नहीं। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें मैं उसको बताया इसलिए भी नहीं रहा था बिकॉज ऑब्वियसली मैं हनीमून पे था, मैं उसको बताता यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो भी बेचारी परेशान हो जाएगी। और मैं खुद देख रहा हूँ कि हम जैसे ही होटल में जा रहे हैं, रूम में जा रहे हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, मैंने चीज़ नहीं बताई। तो ये चीज़ मैंने देखी, और हम लोग जब वहाँ से निकले एयरपोर्ट पर, खैर हम चले गए, हमारा चेकआउट था। फिर मैंने गूगल किया कि क्या इस होटल में या क्या बैंकॉक में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। वो भी भरे हुए थे आर्टिकल्स इसी बैंकॉक के अंदर। इस होटल का तो बहरहाल नहीं था उसमें, बट बैंकॉक में ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। नहीं, वो पूरी दुनिया में होती है, मतलब हमारे पास हम तो समझते हैं अब मसला है ना इंटरनेशनल जिन हो, उसको इंटरनेशनल जिन नहीं पढ़ के फूके, आयतुल कुर्सी पढ़ने इस पर असर ना कर रही हो। नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास है बिलीव में, जो हमारा इस्लाम है, मैं इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ऊपर से लेते हुए, हज़रत आदम से लेते हुए आए, तो ये सारे हमारे मज़हब में ही आते हैं। तो हमारा मज़हब हर के ऊपर काम करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वही एक मिसाल बता रहा था कि शुक्र है मुसलमान है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये बता रहा था, आपने टैरो कार्ड रीडिंग तो देखी होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। साउथ अफ्रीका के अंदर और अफ्रीका के अंदर टैरो कार्ड रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, लेकिन उनके जो कार्ड्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप साइड के। ओके। और इंडिया के भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो अब वहाँ पे हमें साउथ अफ्रीका में एक अब मैं वहाँ पे शौक था, तो वहाँ पता चला था एक ऐसी रैंडमली एक केस किसी ने बताया कि ऐसा केस हुआ है और गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ और ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट है पैरानॉर्मल एक्टिविटी का। तो मैंने वहाँ उसे पता किया, तो उन्होंने बोला भाई फला जगह पे एक जस्ट लाइक रिक्रिएशनल गार्डन है, वहाँ पे, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो वहाँ पे एक खातून बैठती हैं कार्निवल के अंदर, और आप उधर जाके देख सकते हैं, और बहुत वो है, लेकिन वो पूरा दिन भी अगर आप देखें तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 6 लोगों को वो एंटरटेन करती हैं, उसके बाद वो नहीं बुलाती। तो खैर हम वहाँ चले गए, और क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एंटर गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। वो एक सुडानी स्किन कलर, मतलब थोड़ी लाइट कलर में एक एफ्रो ब्लैक खातून थी, ठीक है, लेकिन वो सुडानी टच आ रहा था उनमें। सही है। तो वो उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो मैं उन्हीं के सामने थोड़े फासले पे आके मैं खड़ा हो गया, और उनके केबिन, मतलब वो मुझे केबिन से देख सकती थी, और मैं उनको मुसलसल देख रहा था। उन्होंने 2-3 दफ़ा देखा और कोई भी उनके पास गेस्ट नहीं गया, कोई कुछ भी नहीं गया। फिर मैं थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे बोला कि तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आओ। मैं उनके पास गया, इंग्लिश में मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। मैंने कहा मैंने आपका सुना था, तो मैं यहाँ चेक करने आया हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुसलमान हो, तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका मज़हब क्या है, तो वो थोड़ी देर चुप रही। चुप रहने के बाद उन्होंने बोला कि मैं मौका परस्त हूँ। मौका परस्त। ओके। तो मैंने उनको बोला कि आपने ऐसी बात बोली है, मौका परस्त है, क्यों है आप मौका परस्त? तो मैंने देखा उनकी साइड पे एक कैबिनेट रखा हुआ है, और उसमें छोटी छोटी डॉल्स, वूडू डॉल्स, जो जादू वाली गुड़ियाँ होती हैं, वो सारी रखी हुई हैं। उसमें एक मार्बल की रखी हुई थी, पत्थर की। ठीक है। तो अच्छा, पत्थर की गुड़िया जो होती है वो बड़े काम की होती है, वो पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं होती। ठीक है। इस काम के अंदर तो वो एक उनके पास उधर भी वो भी रखी हुई थी, और वो बहुत एशियंट थी, बहुत पुरानी लग रही थी, बहुत पुराने तरीके से कार्व हुई हुई वो डॉल थी। तो मैं उसको देखता रहा। मैंने कहा मैं इसको हाथ में उठा के देख सकता हूँ? तो कहने लगी, उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा, या तो तुम बेवकूफ़ हो या तुम बन रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने एक जगह पढ़ा था ये पत्थर वाली गुड़िया, तो मैं इसको पूछ रहा हूँ। तो कहने लगी बस आओ करीब से देख लो। करीब से देख लिया। खैर जब उनसे बात हुई तो ये पता चला कि वहाँ पे उस जगह पे बहुत ज़्यादा जो है वो उनके मज़ाहिब के जिन हैं।
ठीक है, जो कंट्रोल नहीं होते। ओ, तो वो उनको उनकी वजह से ही ज्वाइन करती हैं। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद है हमारी दावत इस्लामी वालों की, उनके एक साहब हैं वहाँ पे, बड़े मशहूर हैं, हर कोई जो इन दावत इस्लामी की तरफ से जाता है वो उनके पास जाता है। वो उनकी हेल्प से मुसलमान जिन और बाकी जिनों को काबू में करती हैं जो उनके काबू में नहीं आते। और वो हैं टैरो कार्ड रीडर हैं एक्चुअली, लेकिन उनके पास केसेस आ रहे होते हैं, वो आगे पीछे, उनको नाम, आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह फेस रीडर्स होते हैं इस तरह उनके पास ये बाय बर्थ ये चीज़ है। तो वो पहचान जाती हैं कि आपका नाम क्या है, अंदाज़ा लगाती हैं। तो आपके काफ़ी हद तक आपके अंदाजे के नाम तक आ जाती हैं और वो आपको पहचान जाती हैं आपका क्या नाम है। तो पूरी दुनिया के अंदर मैं उनसे फिर 3-4 दफ़ा मिला जब तक मैं वहाँ पे था, मैं बहुत दफ़ा उनके पास गया। उन्होंने बोला भाई दुनिया का कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं है सिवाय अंटार्कटिका, बोलती थी कि नहीं है क्योंकि वहाँ ठंड बहुत है, इनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे याद है हाँ ये तो आग के बने होते हैं ये, लेकिन वो कहती थी वहाँ पे भी इनकी प्रेजेंस का है काफ़ी हद तक, लेकिन कहते थे पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं ये, जहाँ मुसलमान है वहाँ ज़्यादा मुसलमान है, अदरवाइज़ जहाँ पे जिस मज़हब के लोग होते हैं, जिस तरीके के होते हैं, वो इसी तरीके के ये सारे लोग होते हैं। अच्छा, डेजर्ट में भी बहुत पाए जाते हैं, सहरा में मैं आपका यहाँ पे कीर्थर में हम बर्डिंग के लिए जाते हैं, तो यहाँ कीर्थर के अंदर एक बिल्कुल थालाबुल्ला खान के करीब करीब आप एक मज़ार बना हुआ है छोटा सा, वो मज़ार नहीं कमरा बना हुआ है, किसी ज़माने कोई उसको मज़ार कहता है, ये लोग मज़ार कहते हैं क्योंकि आसपास जो हिंदू बरादरी रहती है थोड़ी दूर दूर, तो वो बांगड़ी जिसको हम जिन लोगों को कहते हैं ना वो लोग हैं, तो वो उसको बोलते हैं मज़ार। हमारे हिसाब से वो एक मस्जिद है, 8 लोगों की खड़े होने की जगह है वो मस्जिद। आप वहाँ जाके एक रात गुजार के देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। नहीं यार, मेरा कोई शौक नहीं जाके रात गुजारने का, बट होता क्या है वहाँ पे? हम वहाँ पे गए, हम लाइट्स नहीं ऑन कर पा रहे, इवन हमारे बाइक्स की लाइट नहीं ऑन हो रही थी, हम बहुत कोशिश करते रहे, बाइक की लाइट नहीं हो रही। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद हर किसी के गर्दन पे, हाथ पे कोई हाथ फिर के जा रहा था। तो हम 4 लोग थे जिसमें हमारे सेंस में नहीं था कि हम जब बर्डिंग के लिए जाते हैं तो हम ये चीज़ छोड़ देते हैं कि भाई ऐसा भी होगा, क्योंकि हम कीर्थर और हब डैम वगैरह हम नॉर्मली जा रहे होते हैं, मतलब उठते हैं और चले जाते हैं। तो हम रास्ते से बड़ा खौफनाक रास्ते गुजरते हैं कि आपकी जो बाइक की लाइट है वो ज़मीन पे भी नहीं पड़ती, इतना अंधेरा होता है कभी कभार जब स्टार्स वगैरह नहीं होते, तो बहुत खौफ होता है। हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी खींची होती हैं, तस्वीरों के अंदर भी हमारे पास कुछ मूवमेंट आती है, लेकिन उसको हम जस्टिफाई कर देते हैं कि यार ये कैमरे जो कैमरा है वो उसकी कुछ मेल फंक्शनिंग की वजह से ऐसी तस्वीरें आ गई। हम उस जगह पे बैठे तो वहाँ के थोड़ा वाइट टाइप जो आ जाता है, वाइट आता है, लाइट हट जाती है, हमारी शक्लें बिगड़ जाती हैं। जैसे हम एक दफ़ा नमाज से फारिग हुए, वहाँ हमने क्लियर स्टैंड करके कैमरा लगाया था, वो टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हमारे पीछे का हमारे नमाज़ पढ़ते टाइम तक का मतलब उन्होंने ये रखा था कि कैमरा इस एंगल में था कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और जब हम नमाज़ पढ़ के उठ जाएंगे कैमरा पूरा चलता रहेगा। तो हमने जब नमाज़ ख़त्म कर ली, कैमरा चलता रहा, हमने नमाज़ ख़त्म करी, लेकिन दिन नहीं हुआ उस वक्त, फजर का टाइम नहीं हुआ था। फिर पूरा फजर हुई, टाइम लैप्स चलता रहा। जब देखा तो उनमें से हम में से किसी की भी शक्ल वाज़े नहीं थी, मतलब हमारी शक्लें ही वाज़े नहीं थी। अच्छा, बड़े मज़े की बात, वहाँ कीर्थर में जब आप कीर्थर पे जब आप जाते हैं, अगर आप हब डैम की तरफ से जाएंगे तो वहाँ 2 रास्ते मिलते हैं। ये बड़ा प्यारा वाक़या है, 2 रास्ते मिलते हैं। अच्छा, हमने उस दिन जिन भूत की बात की, अच्छा ये जो रास्ता है, ये रास्ता एक जगह बंद होता है, फिर वहाँ से वाई बनता है, ठीक है, रास्तों का वाई बनता है। तो जंक्शन में वहाँ एक होटल है, हमने वहाँ होटल पे जिन भूत की बात करी, फिर हमने बोला यार नमाज़ पढ़ते हैं फजर की, पर उस वक्त फजर का टाइम नहीं हुआ था, वहाँ अजान वजान तो होती नहीं, तो हमने बोला आगे जाके एक जगह और है वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। हम वहाँ आगे गए, तो जो भी बर्डिंग के लिए जाते हैं उनको पता है वहाँ पे एक मस्जिद है। अच्छा, उस मस्जिद के रोड क्रॉस करके वॉशरूम्स हैं, और हम सब, वो सर्दी की रातें थी तो हम सब वॉशरूम को यूज़ करना था हमें। तो हमने बोला कि हमें एक बल्ब दिखा, हमने बोला यार ये वाला वॉशरूम ऑन है, इस पर जाते हैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए बारी बारी। तो जिनको वॉशरूम की ज़रूरत थी वो तो वॉशरूम में चले गए थे, और जिनको जो फारिग होना था उन्होंने इधर उधर करके धार मार के अपना हिसाब पूरा कर रहे थे। अच्छा, अब हम वॉशरूम खाली नहीं हो रहा, वॉशरूम भरा हुआ है, तो हमारे 2 बंदों को वॉशरूम जाना था। हमने बोला यार वॉशरूम जाते हैं, वाटर लो, पानी लो हमारे पास, इधर हिसाब किताब है, बैठ के कर लो। वो उन्होंने बोला नहीं यार हमें तो वॉशरूम जाना है, सर्दी हो रही है, ये वो, मच्छर भी काट रहे थे, बड़े वाले मच्छर थे उधर। खैर हमने वहाँ किया, हम आए नमाज़ पढ़ने के। हम जब नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो खाली मस्जिद थी। अब हम डर रहे थे मस्जिद के अंदर जाने के लिए, क्योंकि खाली मस्जिद में कोई भी नहीं होता। तो अब हम ये कह रहे थे कि यार सलाम करते हैं, और जो भी एक बात बोली जाती है वो बोलते हैं ताकि जवाब आ जाए, तो हम देखते हैं वहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमें सलाम की किसी की हिम्मत नहीं हुई, हमने बोला भाई सलाम तो कोई भी नहीं कर रहा, बस अंदर जाके नमाज़ पढ़ते हैं। उस मस्जिद के बिल्कुल साथ ही टैंक बना हुआ है, उसके अंदर पानी है और ऊपर लोटा रखा होता है, आप उससे उठाएं और वज़ू कर लें। सही। फिर हमें पता चला, मतलब ऐसा फील हुआ कि यही लोटा वॉशरूम में भी यूज़ हो रहा होगा, तो मैंने उस लोटे से वज़ू नहीं किया, मैंने हाथ से लेके कुल्ली करके अपना वज़ू किया। हम नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। हम जब नमाज़ पढ़ने जाने लगे तो अंदर से एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ भड़ करके, और एक आदमी आके नमाज़ पढ़ने लगा। मतलब इमाम जहाँ, मतलब जैसे मस्जिद का एक अंदर का हिस्सा होता है, एक बाहर का हिस्सा होता है, हम बाहर के हिस्से में थे, अंदर के हिस्से से एक बंदा बाहर आया, उसने ज़ोर से लोहे का दरवाज़ा बंद किया, और बंद करते ही दरवाजे के सामने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी उसने। हमने बोला हम अपनी जमात कराते हैं, हमारे 2 लोग नहीं आए थे जो वॉशरूम के लिए थे। हमने खड़े हुए, हमने अपनी नमाज़
ख़त्म करी। नमाज़ ख़त्म करने के बाद हम चारों ने सलाम नहीं फेरा, क्योंकि हमें लग रहा था हमारे इस तरफ भी लोग हैं उस तरफ भी लोग हैं और हमने सिर्फ छोटे छोटे ऐसे सलाम किए और हम यहीं उठे और हम वापस पीछे आ गए। अल्लाह। और ये सबका पर्सनल तरीका था, मतलब मैंने नहीं बोला था अपने पड़ोसी को, हमने नमाज़ साथ बांधी और नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करी थी और मैं नमाज़ पढ़ा रहा था, तो हमने नमाज़ पढ़ाई और मैं ऐसा इमाम था पर मैं बिल्कुल आगे नहीं खड़ा हुआ था, हम चिपक के ही खड़े हुए थे सारे लाइन से। और ये हमारा इंडिविजुअल डिसीजन था, हमने नहीं सोचा था हम चिपक के खड़े होंगे। मैं थोड़ा सा आगे हुआ, मेरे पीछे बिल्कुल आगे खड़े हो गए, मेरे यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, हम चारों खड़े हो गए ऐसे करके, एक तरफ दो एक तरफ एक और मैं आगे। मैंने नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सलाम बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम किया, सही है। मैंने ये प्लान नहीं किया था कि हम पूरा सलाम नहीं, लेकिन नमाज़ पढ़ते पढ़ते हमें ये हो गया था मेरे बराबर में कोई आ गया, जबकि मेरे बराबर में थोड़ा पीछे हो गया, ये दोनों खड़े हुए थे नमाज़ पढ़ने और इस तरफ एक खड़ा हुआ था। मैंने यूँ करके सलाम फेरा, मैं यूँ ही खड़ा हुआ और मैं यूँ ही पीछे चलता आया और जूते पहने और पानी के टैंक के पास आ गया। मैंने कुछ नहीं किया और देखा नहीं कि कौन लोग खड़े हुए हैं। नहीं, हमें नजरें इतनी कंसंट्रेशन थी कि मैं यूं ही पीछे जाऊंगा, मैंने आसपास देखने की हिम्मत ही नहीं करी। अच्छा। और मैं ऐसे आके टैंक के पास आ गया, जल्दी से जूते पहने और जल्दी से भागता हुआ मैं रोड पे खड़ा हो गया, जो बीच में रोड जा रही थी, मैं रोड पे खड़ा। ये भी चारों ऐसी रोड पे खड़े हो गए और आके पूछे तुमने बराबर में देखा था, एक दूसरे से पूछ रहे तुमने बराबर में देखा था। मैंने नॉर्मली बोला, मैंने कहा भाई मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पूरी सफ़ भरी हुई है और ये भी पूरी सफ़ भरी हुई है। बाखुदा हम चारों बंदों ने यही कहा कि उसने बोला मैंने उनसे बोला भाई तुम्हारे बराबर में तो ये खड़ा हुआ था। कह रहा नहीं ये मेरे बराबर में नहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि एक तरफ तो दो बंदे खड़े हुए थे। वो कह रहा है मेरे बराबर में ये था ना मेरे बराबर में ये था। मैंने कहा तुमने देखा था? कह रहा है मैंने तो ऐसे सलाम फेरा था। फिर जो बाकी दो तो उन्होंने भी हाँ भाई हमने भी ऐसी सलाम फेरा था डर के मारे, और हम सारे के सारे बाहर। अब वो दोनों बंदे आ गए वॉशरूम में जो फंसे हुए थे, अब वो दोनों आए, वो वॉशरूम अभी तक नहीं खुला, जो जिसकी लाइट ऑन थी जिसमें कोई अंदर था उसने वॉशरूम नहीं खोला। एक ने तो फारिग हुआ, एक फारिग हुए बगैर वो ऐसे ही आ गया, आके हमारे पास आया, कह रहा है चलो नमाज़ पढ़ने। हमने बोला तुम लोग जाओ, तो हमने बोला तुम लोग जाओ पढ़ कर आ जाओ। खैर वो दोनों गए, बताया नहीं उसको ना हमने कुछ नहीं बोला, हम इंतजार कर। अच्छा हमारा ऐसा होता है ना, हम ऐसा करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि हादसा हो, तो हमने इनको भेजा तो हमने उनको कुछ नहीं बोला, हमने बोला इनको जाने दो ताकि असलियत भी तो खुले ना यार, हमें हो गया। ये दोनों गए आराम से नमाज़ पढ़ कर आए। जब ये आए तो 8-9 लोग इनके पीछे से नमाज़ पढ़ के निकले। मतलब जब हम रोड पे आ गए थे उसके बाद पीछे कुछ लोग घुसे होंगे, तो जब हम ये दोनों आए तो 7-8 लोग वहाँ से निकले जो होटल में काम करते थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ के कुछ लोग थे, एक अलग करते वो इनके पीछे करते हुए इनके पीछे करते हुए नमाज़ पढ़ते हुए बाहर आ गए थे। अब के बाद से हम उस मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ते और जो उससे पहले वाली मस्जिद है जो चौकट मतलब जो वाई जंक्शन पे जो मस्जिद है हम वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। हम उस वाली मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ते, कोई भी नहीं जाता नमाज़ पढ़ने पर। अच्छा जब मैंने तुम्हें कॉल की थी हाँ एंड मुझे जिन के हवाले से बात करें तो तू फ़ोन पे जो है ना बड़ा हो गया था, क्या तुम्हें कैसे पता? हाँ। और तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि अच्छा पॉडकास्ट शुरू करो ये वो, तुमने मुझसे सिर्फ ये डायरेक्ट पूछा कि तुम्हें कैसे पता। तो क्या सीन था वो? अच्छा। मैंने पूछा नहीं अभी तक। हाँ। अब मुझे बताओ। पर जिस दिन कॉल आई थी उससे एक दिन पहले रात में मेरे पास एक बकरी है, तो वो बकरी थोड़ी कमज़ोर है। उसको जब क्योंकि दिन में टाइम नहीं होता, हम जब सारे अपने काम करके फारिग होता हूँ तो मैं रात में उस बेचारी को खोलता हूँ बाहर और हम लेके जाते हैं। सही। तो मेरे घर के बराबर में कोई ज़्यादा घर नहीं बने हुए, तो बीच में एक पार्क की जगह खाली है, जो पार्क बनेगा उसके बराबर में 4 घर बने हुए हैं, उनमें से 3 घर खाली हैं, 1 घर आबाद है। जो सबसे पहले वाला घर है वो बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन में बन रहा है और वो साफ़ सुथरा, उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं। उसके सामने एक बेरी का दरख्त था, ठीक है। एक नीम का दरख्त लगा है, नीम के दरख्त से 4 फुट के फासले में एक बेरी का दरख्त लगा हुआ है। इलाका कौन सा है ये? गुलशन मेमार। गुलशन मेमार। अच्छा, जो बेरी का दरख्त है वो दरख्त नहीं है, अभी बन रहा है, Okay. जुवेनाइल एज पे समझ लो आप। अभी उसका तना वना मजबूत नहीं हुआ, 2-3 शाखें बड़ी खड़ी हुई हैं, लेकिन अच्छा हरा भरा दरख्त है। तो मैं बकरी लेके जाता हूँ और टहनी खींचता हूँ और उसको खिलाता हूँ। अब बेरी की दरख्त से ऑब्वियसली आपको खौफ आता है, सही है ना? तो मुझे स्टार्ट में तो खौफ आ रहा था, लेकिन जब हम जाने लग गए रोज़ तो खौफ निकल गया और मैं रात में ही जाता था। ठीक है। और जब दिन में जो पार्क वाली जगह है वहाँ पे ऊंची घास है, तो मैं सोचता हूँ कि कीड़ा वीड़ा ना काट ले, तो मैं रात में नहीं जाता और दिन वाले दिन जब टाइम मिल जाए तो बकरी को वहाँ लेके जाते हैं। अभी क्या हुआ, 2 बच्चों को लेके घर से बाहर निकला, सही है। जैसे ही मैं मेरे घर का गेट थोड़ा ऊपर है, रोड नीचे रैंप है, तो रैंप से उतर के मैं जैसे ही नीचे आया तो मुझे अजीब सा खौफ आ रहा है, बिल्ला फजूल का मुझे जिन भूतों का ख्याल आ रहा है। लिटरली ना कोई बात हुई ना कोई कुछ हुआ। अच्छा, ना मैं बकरी के बगैर बाहर आया, वरना हम बकरी को लेके साथ टहलने निकलते हैं और बकरी घुमा के बच्चों को घुमा के अंदर ले आते हैं। उस दिन मैं बकरी लेके नहीं निकला, मैं वॉकर लेके निकलता हूँ। उस दिन मैं वॉकर लेके भी नहीं निकला, सही है। ओके। क्योंकि बच्चे संभालना और वो बच्चे यूँ भाग रहे हो तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं नहीं निकला। बकरी को भी संभालना, तो उस दिन मैं अकेला था, तो मैंने बोला सिर्फ बच्चों को लेके निकलते हैं। मैं बाहर निकला तो अब ना दोनों बच्चे वियर्ड वो कर रहे हैं। पहले तो मुझे खौफ डर लग रहा है, फजूल का, हालांकि मुझे डरता नहीं हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है।
इस जगह मतलब नॉर्मल है ना, हम नहीं डरते ना, उस जगह पे नॉर्मल रोज जाते हैं, वो डर लग रहा है। और जो 1 साल वाला बच्चा है वो बार बार गिर रहा है, मैं उसको संभाल लूँ, यानी मैं ऐसे रुकू की तरह झुका हुआ उसको चला रहा था कि वो अभी यहाँ गिरेगा, अभी वहाँ गिरेगा, फजूल में गिर रहा है, हालांकि वो चल सकता है लेकिन वो गिर रहा है। खैर जहाँ बेरी है उस बेरी तक यही हाल हुआ, मेरी कमर में दर्द हो गया झुक झुक के उनको चलने के चक्कर में कि वो गिर रहा है कभी यहाँ वहाँ। जो बेरी वाली जगह है वहाँ की गली के हमने अंदर टर्न किया, टर्न करते हुए दोनों नॉर्मल हो गए बच्चे, सही है ना गिर रहे हैं ना कुछ नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। मैंने कहा चलो, और ना वो गली क्रॉस कर रहे हैं, बस जहाँ पे हम बकरी को लेके खड़े होते हैं वहाँ वो खड़े हुए, मैं भी खड़ा हूँ। उतनी देर में मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, तो उसकी आवाज़ मुझे नहीं आई, मैंने फ़ोन काटा, फिर मैंने उसको फ़ोन किया, तो यानी वो वहाँ से फ़ोन कर रहा था, अपन दोनों का इंगेज फ़ोन जा रहा है। मैंने फिर गली से जैसे ही बाहर आया, फिर ये दोनों वियर्ड हो गए, तो मैंने मोहम्मद को गोद में उठा लिया और हम चलने लगे। तो मेरी गली जहाँ से एंड होती है, उस गली के सामने से बच्चों का प्लेलैंड का जो झूले लगेगी एक दुकान है, वो दिखती है, तो उसकी लाइटें अलग ही उन्होंने लगाई हुई, वो दिखती हैं। तो वो क्या नाम है, मेरा वहाँ से इशारा कर रही है कि उसको उधर जाना है, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा। तो मेरे और मेरा के बीच में तकरीबन समझ लो 15 फीट का फासला था। सही। मैं वापस आने लगा, मैंने उसको बोला वापस आ जाओ, तो वो थोड़ा रुक कर आ रही थी, मैंने कहा आएगी पीछे, वो पीछे आने लगी वापस। जब वो पीछे वापस आने लगी तो जो रोड के 2 साइड होते हैं, तो मैं उल्टी साइड में था, वो सीधे साथ में थी, हमारे बीच में सड़क थी, मतलब गली थी। तो वो ऑफ साइड में कि वहाँ बहुत सारी थोड़ी घास और पौधे लगे हैं, वो घास पे चली गई और अपना जूता उतार रही है। तो मैंने उसको बोला घास पे नहीं जाओ, रोड पे आ जाओ। तो क्या, अच्छा ये रोड हमारी ऐसी है कि ना चारों तरफ से बैरियर लग गए हैं, रास्ता यही है, तो नॉर्मली अमूमन यहाँ पे गाड़ियाँ मुसलसल आ रही होती हैं, तो आप बच्चों को या जानवर को छोड़ नहीं सकता, आपको खड़ा रहना पड़ता है, और स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं, गली में घुस जाती है, क्योंकि खाली इलाका है, ओपन प्लॉट्स हैं, कोई गाड़ी नहीं आ रही ना। मैंने मेरा को बोला आओ करीब आओ, आ जाओ, तो डिस्टेंस था। तो मैं जब ऐसी वो पाँव साफ हुई, तो देर में दोबारा दोस्त का कॉल आ गई, मैंने उसको फ़ोन उठाया, मैं उससे बात कर रहा था, तो मुझे ऐसे लगा मेरे पीछे कोई आया है। मैंने पलट के देखा तो अब 10 फीट का फासला रह गया। अब 10 फीट का फासला रह गया, मैंने फिर सीधा हो गया, मैं चलने लगा कि ये पीछे आ रही है, और मोहम्मद मेरी गोद में था। मैंने बात करी, मैं वहीं खड़ा हो गया, तो वो भी वहाँ रुक गई होगी शायद, मैंने नहीं देखा। मैंने उसका कॉल काट दी, कॉल काट के मैं आगे चला, मुझे लगा फिर कोई मेरे पीछे आया है। मैंने फिर पलट के देखा, तो अब हम दोनों एक ही साइड पे आ गए थे, मतलब अगर हम बोलो उल्टी साइड पे आ गए थे। पहले मैं सीधी साइड में था, वो उल्टी साइड में था, मैं भी उल्टी साइड में आ गया, वो मेरे पीछे आ रहा है। मैं फिर थोड़ा आगे आया, तो मैंने फिर पलट के देखा, तो जिस तरह पेपर का जहाज़ आप उड़ाते हो लैंड करता है ना, वो बच्ची ऐसे जाती हुई और मट्टी के रेत का टीला उसके अंदर घुस गई, उड़ती हुई ज़मीन से 4 फुट ऊपर। और जब वो जा रही थी, उसकी फ्रॉक पूरी पीछे उड़ रही थी, और उसका पजामा उतर के घुटने तक आ गया था नीचे, और 3-3.5 साल की बच्ची, और यूं जा रही है, और जाके रेत के अंदर ढग, और हवा चल रही थी, हवा चलने लगी, या मुझे महसूस हुआ हवा चल रही है तेज़। मैं एकदम से पलटा, तो मेरे जैसे ही मैं पलटा, तो उस वक्त एक पुरानी सेडान की गाड़ी थी खड़ी हुई ना, वो गाड़ी खड़ी, गाड़ी के पीछे एक हमारा बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है, हमारा नहीं है, मतलब एक उनका है, और उसमें 2 पख्तून बच्चे बैठे हुए हैं बाहर, वो घर भी पख्तूनों का ही है, वो लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे बोला आपने इसको क्यों फेंका है, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो हालांकि वो मुझे नहीं देख सकते थे जब तक मैंने गाड़ी क्रॉस नहीं करी। जब मैंने गाड़ी क्रॉस करी, तो और मैंने गाड़ी उस वक्त क्रॉस किया, ये गिर चुकी थी, इसको उड़ा के किसी ने फेंका ऐसे करके। तो उन्होंने जब मैं गाड़ी क्रॉस की, तो उन्होंने मुझे देखा, और मैंने उन बच्चों को देखा, वरना मैंने उन बच्चों को नहीं देखा था। तो उन्होंने बोला आपने इसको क्यों फेंका है, मैंने उनकी नहीं सुनी, मैं करीब चला गया, मैंने मेरा को उठाया, तो इतना पूरा मुंह उसका रेड हुआ है खून से, सही है। अब इसको जोकर की मिसाल ले लो या हनुमान की मिसाल ले लो, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले एक फ़नी कोई टिकटॉक दिख रहा था, उसमें हनुमान की तरह उसे लाल किया, तो बदतमीज़ी कर रहे थे कोई वीडियो में ना, तो मेरे इमेज क्लिक किया, वो हुआ है। तो मैंने मोहम्मद को नीचे रखा, तो अब छोटे बच्चे वो नहीं पहने होते जो हुड वाली एक जर्सी पहन, वो हुड वाली वो जर्सी पहना था, तो वो ऐसे ऐसे करके पीछे जा रहा है, वो ऐसे करके खुद को पीछे हो रहा है जैसे उसको कोई खींच रहा हो, लेकिन हुड से नहीं खींच रहा था, शर्ट से, शर्ट में पूरी हवा भरी हुई। तो मैंने उसको पकड़ना चाहा, तो मेरे से एकदम से तकरीबन 3 से 4 फुट का फासला आ गया। फिर मैंने औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ुबिल्लाहि करके मैंने 2 दफ़ा उसका हाथ पकड़ा, फिर मैंने उसका गोद में उठाया, और मैंने सूरह नास पढ़ना स्टार्ट करी, और फिर मैं मेरा की तरफ गया, मेरा की तरफ जैसे ही गया, मैंने उसको उठाया, तो उसके मुंह नाक पूरा बजरी से और खून से भरा हुआ है, और जैसे नया नया आपके होंठ फटता है तो आपके खून जम जाता है थूक के साथ ना, वो उसके लिप्स के ऊपर और सारा मुंह पे बजरी के साथ हुआ हुआ है। मैं ग्रे रंग की टी-शर्ट पहने हुआ था, उसने गोद में आते, अच्छा वो शौक में नहीं आई थी ना, उसने देखा था कि उसके साथ क्या हुआ, पर उसको ये हुआ कि मैं गिर गई। तो मैंने उसको गोद में उठाया, तो उसने मेरे यहाँ पे अपना पूरा मुंह साफ़ किया, तो मैंने जब देखा तो ये पूरा जगह मेरा रेड हो गई और मट्टी बजरी चिपकी हुई है। अब वो मैं थोड़ा सीधा हुआ, मैं सूर्य नास वगैरह पढ़ रहा था, मैं क्रॉस करने लगा, हवा चल रही है, बहुत हवा चल रही है, एकदम से हवा चल, जो बारिश से आने पहले की हवा होती है। मैंने वो चीज़ें क्रॉस करी,
अच्छा, जब मैं मेरा की तरफ जा रहा था ना, तो मुझे लगा मैं बीच में जेली है मेरा और मेरा के बीच, और मैं जेली को फाड़ता हुआ जा रहा हूँ। मतलब जेली महसूस हुई थी, मुझे दिक्कत हुई थी जाने में, या मैं थक रहा था जाते में। अब मैंने दोनों को ऐसे करके उठा दिया, मैं ऐसे पकड़ के मोहम्मद से मेरा का मुंह साफ़ कर रहा हूँ, मुंह से ना मट्टी निकाल रहा हूँ, और वो चबा रही है तो उसके मुंह में बजरी की आवाज़ आ रही है। तो मैंने उसका मुंह साफ़ किया, फिर मैंने उसकी नाक पकड़ी बड़ी मुश्किल से, तो मोहम्मद का पेट दबने लगा, मैंने उसकी नाक से सारी मट्टी बाहर निकाली, और फिर मैं थूक रहा हूँ और मैं पड़े जा रहा था। मैं उसको बोल रहा था कि तुम थूको, तुम चबा रही हो मट्टी, पर वो नहीं थूक पा रही थी, चबा रही थी। फिर मैंने हाथ डाल के उसके मुंह से उंगली डाल के निकालना स्टार्ट किया। मैं आ गया, क्या नाम, मैं उस पर घर के गेट पे आया, तो मेरा मूड नहीं हो रहा था कि मैं इन दोनों में से किसको नीचे उतार के चाबी से गेट खोलूँ। तो खैर मैंने मेरा को नीचे उतारा, चाबी से गेट खोला, मैं अंदर क्या गेट बंद किया। अब जब मैं घर की सीढ़ी चढ़ने लगा ना, मैं हंस रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है। मैं सीधा चढ़ता 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 ऊपर गया, बच्चा रखा, मैंने बोला बर्फ़ लेकर आओ, उसके बर्फ़ लगा तो बर्फ़ लगाने नहीं दे रही। मैं चुप रहा, वो लोग समझे कि शायद ये गिरी है, तो हाथ पाँव देखने लगे, कोई चोट नहीं, हाथ पाँव में ज़रा बराबर भी उसके चोट नहीं। अच्छा, अब नॉर्मल ये रहा, उसने ऐसा होता रहा। अब मैं वो ट्रीट किया, जब थोड़ा मामला वो रिलैक्स हो गई, चुप हो गई, फिर मैंने बताया ये हुआ है, फिर दुआएं पढ़ के फूकना स्टार्ट करने लगे। ये मामला करके मैं नीचे आया तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया। मैंने उसको बोला कि उसका फ़ोन आया कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जाओ, तो कहने लगा ठीक है। वो आया, तो जब वो आया तो मैं गेट से बाहर निकल रहा था, और मेरा जहन अभी लगा हुआ था क्या हुआ है। मैं वो देख रहा था ये उड़ के कैसे जा रही थी, मेरे जहन में भी खटखट कर रहा था। तो मैं जब आने लगा तो वो मुझे बोल रहा है तुम्हारी शक्ल क्यों उड़ी हुई है। मैंने कहा बताता हूँ, ज़रा बाइक यहाँ से निकालो घर के सामने से। तो मुझे बोल रहा है, कह रहा है मैं अभी जब जा रहा था तो मेरे घर के सामने खाली प्लॉट है, फिर रोड है, तो कह रहा है जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा तुम्हारे घर से मेहमान निकल रहे थे। ये वही टाइम था जब मैं बाहर आ रहा था। तो कह रहा है तुम्हारे घर से मेहमान निकल रहे थे बहुत सारे, तो मैं सीधा चला गया। और जब ये सीधा चला गया, इसके चारा ले रहा था। कह रहा है जब मैं वापस आने लगा तो मैंने देखा, अब ये हमारी गली है, हमारी गली के बाद एक घरों की पट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन घर नहीं है तो खाली है वो जगह। उसके बाद फिर रोड है। तो जहाँ हम खड़े हुए थे, जहाँ वो झूलों का इशारा कर रही थी, ये वहाँ से बाइक घुमाता है एक गली के अंदर लेने के लिए। तो उसने वहाँ से बाइक घुमाई, तो कह रहा है मैंने देखा कि बच्ची अकेली है। तो मैंने कहा लेकिन तुम लोग तो बच्चियों को अकेले छोड़ते नहीं हो। तो मैं सीधा चला गया और ये गिरी पड़ी हुई थी, वो बोल रहा है। और कह रहा मुझे लग रहा था एक बच्ची रो रही है। उसने मुझे ये बात बताई मेरे बताने से पहले, मैंने उसको कोई सीन नहीं बताया था, वो मुझे ये बता रहा है। तुम्हारे किसी दोस्त का कॉल आया तुम्हारे पास, और वो मुझसे पूछ रहा है तुम्हारी कॉल से पहले, और वो मुझे डिट्टो पूछ रहा है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें कैसे पता। और फिर तुम्हारा 4 बजे कॉल आई। अब जस्ट बता रहा हूँ, जब मैं दोस्त के साथ जब बाहर गया, तो अब वो बजरी पड़ी हुई है वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक स्कूल बन रहा है गवर्नमेंट, मतलब एक फलाही इदारे में वो स्कूल बन रहा है प्लॉट पे। अब जब गिरे थे, मैं जाके बैठा, मैंने घुटना रखा बजरी के ऊपर, और फिर मैंने उठाया मेरा को, मुंह साफ़ किया। बजरी में बैठने की जगह बन जाती है, वहाँ नॉर्मली कुत्ते बैठे होते हैं, कोई सुनी। जब हम बाइक से वहाँ से गुजर रहे हैं तो मैंने उसको बताया, तो बोल रहा है यही बजरी थी। मतलब उसे ये नहीं बोला कि इस बजरी में तो कोई बैठने का निशान ही नहीं है, बजरी बिल्कुल साफ़ सुथरी। हम चले गए, जब मैं हम गली से बाहर निकल गया, मैं थोड़ा दूर आ गया, जो मुझे लगा कि हम उनकी लिमिट से बाहर आ गए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा, उसने बोला क्या हुआ है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। मैंने कहा हाँ भाई, वो जो तुम देख रहे थे कि बंदे निकले मेरे साथ, वो कोई बंदा नहीं निकला, मैं था और ये दोनों निकले थे मेरे साथ। तो कह रहा है तुम बकरी लेके नहीं निकले थे आज। मैंने कहा नहीं, मैं तो आज बकरी लेके नहीं निकला था। तो कह रहा है, फिर उसने मुझे बोला कि मुझे लगा था तुम लोग निकलने वाले हो। तो मैंने कहा नहीं भाई, हम अकेले थे, कोई भी नहीं था, और आज गली में कोई एक गाड़ी भी नहीं गुजरी थी, एक गाड़ी भी। अच्छा, जब हम निकले तो एक गाड़ी आ रही थी स्टार्ट में, जब मैं घर के रैम से बाहर आया तो गाड़ी आने लगी। तो मैंने मेरा बोला मेरे पास आओ, तो ये उल्टा गाड़ी की तरफ भाग रही है। ऐसा कभी भी नहीं करती, जब भी बोलो आके चिपक के खड़ी हो जाती है, आज उल्टा भाग रही। तो मैंने गुस्से से इसको बोला, तो मेरे गुस्से की वजह से इसने मुझसे 3 फुट का डिस्टेंस रख के चली थ्रू आउट। लेकिन जब हम वो बेरी वाली गली के अंदर मुड़े तो नॉर्मल हो गए थे ये। फिर मैंने उसको पूरा सीन बताया कि यही हुआ है। तो उसने बोला यार मैं तुम्हें बोलता रहा हूँ, मैं जाते हुए देखता हुआ आया था। कह रहा है मैं मोड़ रहा था तुम्हारे पास, और मैंने बताया तुम्हारे मेहमान है, तो मैं सीधा चला गया, वो नहीं आया। जब वो वापस आ रहा था तो मोड़ रहा था, और फिर वो नहीं आया वापस। ये जब तुम्हारी कॉल आई थी, मैंने तुमसे इसलिए पूछा था, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता ये चीज़, और ये मेरे साथ होता। और दिमाग में टन 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 ये बजे जा रही है, और अभी तक बजे जा रही है कि ये क्या था। और पूरा उसका नाक पूरी छिली हुई है, ये पूरा होंठ पूरा छिला हुआ है, ये छिला हुआ है, अंदर से छिला हुआ है, ये छिला हुआ है, दांत ऊपर और नीचे होंठों पे घुसे हुए हैं, पूरा होंठ छिला हुआ, पूरी शक्ल उसकी। अच्छा, जब मैं ऊपर कमरे में आ गया, मैंने आगे बताया इसका इतना खून था, तो मेरी शर्ट में सिर्फ बजरी लगी थी, खून नहीं लगा। वो मैंने धोई भी नहीं, वो शर्ट ऐसी अभी रखी है। अच्छा, हाँ, सिर्फ बजरी लगी, खून नहीं लगा हुआ। और जब कितना खून था, उसके भी खून टपका हुआ है, पूरा फटा हुआ है ऐसे बुरी तरह। 1.5 दिन सूजा रहा है। तो
तो अब सूजन ख़त्म हुई है उसके मुंह की। वो टी शर्ट पे मट्टी अभी भी लगी हुई है। वो तो पे झाड़ दी लेकिन मट्टी थी, खून नहीं था। और जब मैंने देखा तो उसने पूरा मुंह साफ़ किया था मेरे टी शर्ट से उसने, और पूरा इतना ब्लीडिंग थी। अब मैंने सोचा 1-2 दिन गुजर जाए तो उनके शायद कैमरा लगा हुआ है तो पूछूंगा भी वो कैमरे की वीडियो दे दें। लेकिन पहले भी एक दफ़ा एक मामला हो गया था तो उनसे मदद मांगी थी, उन्होंने नहीं दी थी हमें मदद। एक घर जो बन रहा है ना कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर कुछ चोरी डकैती के लिए लोग कूदे थे, तो हमने उनसे बोला यार कैमरा दे दें, तो उन्होंने नहीं दिया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ एक दिन जाऊँ उनसे दोबारा बोलूँ भाई वो कैमरा दे दें। तो अच्छा, मैं जिस दिन तुम्हारा फ़ोन आया ना उसके बाद मैं 9 बजे पहुँचा घर पे। तो 9 बजे मैंने खटखटाया, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये 2-3 दिन वाले यहाँ बच्चे बैठे हुए थे, तो वो बच्चे दिखा दें। तो उनके यहाँ ज़्यादा बच्चे हैं, तो आए, मैं पहचान, मुझे याद ही नहीं कौन से 2 बच्चे बैठे हुए थे। तो अब सोच रहा है किसी दिन जाऊँगा। अच्छा, ये कितने बजे का वाक़या था वैसे? ईशा की अज़ान हो गई थी, 9-10 के बीच का वाक़या था। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उनको क्रॉस किया है, या तुम्हें लगता है तुमने उनको तंग किया है, या तुम्हें लगता है जो कि वहाँ पे 4 घर बने हुए ना, उसमें जो अब एक चौथा घर तो बन रहा है, जो थर्ड घर है उसके अंदर कुछ मसला है शुरू से। वो घर हमारा, तुम्हारे घर मैं अक्सर बेशतर आता रहा हूँ, और वो एक प्लॉट है जहाँ पे वो ग्राफिटी कुछ लिखा हुआ भी है, ये उसी प्लॉट की बात? नहीं, वो उससे पहले वाली। वो तो मेरे घर के सामने वाला प्लॉट है ना, ये मैं गली के स्टार्ट का बता रहा हूँ, गली के स्टार्ट का प्लॉट है, लेकिन इसमें थ्रू आउट लोग रह रहे हैं तो उनके साथ इशू है। और उससे पहले वाला जो घर बना हुआ था उन्होंने शीशे का घर बनाया हुआ था, तो पूरा शीशे का घर है, मतलब दीवार में उन्होंने शीशे लगाए, मिरर्स लगाए हुए पूरे दीवार में। जिस तरह हम घर में एंटर होते हैं, जो हमारा घर के अंदर का जो एक्सटीरियर होता है, एक तरीके से वो फर्स्ट इंटीरियर होता है, वो पूरा उनका शीशे का है। इवन उनकी हर दीवार के ऊपर उनका आईना लगा हुआ है, आईना बाकायदा लगाया हुआ है। उसके बराबर वाला घर है ये, तो उसके अंदर है कुछ मसला है, मतलब वो अजीब तरीके, घर सारे बंद होते हैं अजीब तरीके से, लेकिन जो ये बंद होता है उसके अंदर एक वीरानियत होती है, तो उस घर के अंदर वीरानियत है। लेकिन वहाँ कड़ी पत्ता लगा हुआ था पहले, तो हम कड़ी पत्ता वहाँ से लेते थे, यानी तोड़ते थे अपने लिए। फिर वो कड़ी पत्ते का पौधा मर गया, पानी नहीं दिया किसी ने, बहुत पुरानी बता रहा हूँ 10-12 साल पहले। तो अब वो कड़ी पत्ता वहाँ नहीं रहा, पौधा वो ख़त्म हो गया, तो वो वीरान पड़ा हुआ, आज तक उसके पास कोई आया नहीं। अच्छा, अभी भी तुम सारी बातें कर रहे थे ना, अभी थोड़ी देर पहले मेरे सारे रोंगटे इस तरीके से गूज बम्स हुए हैं। एंड आई एम श्योर यहाँ पे भी जितने लोग बैठे होंगे उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चिल्स तो ज़रूर फील। चिल का एक वाक़या सुनाता हूँ। मदारिस के अंदर ना ये सीन होता रहता है, क्योंकि ना इल्म हासिल करने के लिए ऐसे लोग आते हैं, मतलब हाँ, ऐसे जिन्नात वगैरह आते मौजूद होते हैं ना। अब जिसमें मौक्किलों का भी होता है फिल्टर में। तो ऐसे क्या हुआ कि एक दफ़ा हमारा मदरसा होता है, तो हमारे मदरसे में कभी पुराने ज़माने की बता रहा हूँ मैं, तकरीबन आपको 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 20 साल नहीं तो 18 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। फंडिंग होती थी, जो सदका खैरात के लिए लोग आते थे, तो बड़े लोग आते थे, वो सदका खैरात करते थे, अपने हाथ से पैसा देते थे और बजट बना के जाते थे। तो हमारे मदारस में भी आते थे, हम वो नहीं खाते थे सदका खैरात का, लेकिन मदरसे की इंतज़ामिया को मिलता था। तो उसमें उनकी मौलाना, मतलब फ़ीमेल मौलाना भी आती थी। तो जब ऐसा होता था तो वो क्या करते थे, हमारा बीच में बहुत बड़ा सा हरम था, हरम को बाइफिकेट कर दिया जाता था, और उसमें ऐसा रखते थे कि एक तरफ नाबालिग बच्चे, एक तरफ नाबालिग बच्चियाँ, या अगर लड़कियों के पोर्शन में बालिग लड़कियाँ और नाबालिग दोनों हैं तो लड़कों की साइड में सिर्फ नाबालिग बच्चे होते थे, यानी अंडर एज बच्चे होते थे। ठीक है। और अगर लड़कों में बालिग नाबालिग दोनों बच्चे हैं तो लड़कियों में सिर्फ नाबालिग बच्चियाँ होती थी। इस तरह डिवाइड करते थे। तो एज़ यूजुअल हम लोग थोड़े से शरीफ ज़्यादा थे, तो एक दिन उस दिन क्या हुआ कि नाबालिग बच्चे थे और लड़कियों में बालिग और नाबालिग दोनों लड़कियां थी, और बीच में पार्टीशन हुआ था। और बहुत हैवी पार्टीशन होता है, ऐसा नहीं होता जैसे हमारी शादियों में होता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कि आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो हम खामोशी से नाबालिग बच्चों में घुस के बैठ गए, और हम घुस के बैठ गए थे। और हम अब वो एक हिस्से तक टेंट लगा होता है, उसके बाद फिर जो मुंतज़िमीन लेडीज़ की तरफ की थी वही नाबालिग बच्चों को भी दर्ज देते, हुकूकुल इबाद पे तालीम दी जाती थी नॉर्मली, पड़ोसियों की हुकूक। तो इसमें सारे पूरे मदारिस के बच्चे होते थे, सिवाय नाबालिग लड़कियाँ और बालिग लड़कियाँ नहीं होते थे, बाकी सारे साथ बैठते थे पर्दे की शरह के मुताबिक। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे किया था, अब जो स्पीकर होता था उसको दोनों देख सकते थे, पर क्योंकि ख़वातीन स्पीकर थी तो वो ख़वातीन की साइड पे थी, वो नाबालिग बच्चों के सामने भी नहीं आई हुई थी, लेकिन नाबालिग बच्चों को देख सकते थे, आगे के जो 6-7 रो थे बच्चे देख सकते थे। अब जब ये सेशन होता है ना, 5-6 दिन का सेशन होता है, तो जो हमारे, अगर आप मदरसे में देखा होगा, एक किताबों का एक रैक होता है, लकड़ी का बना हुआ एक रैक होता है, तो वो रैक बाहर ला के रख दिया जाता था, थोड़ा छज्जे वाली जगह पे थी, जहाँ पे वो किताबें सिपारे वगैरह। तो अब ये इनिशियल स्टेजेस सोच लें, ये मेरी याददाश्त के। अब हम बुधकते मतलब सफ़े क्रॉस करते, हम आगे की तरफ जा रहे थे, ताकि लड़कियों के पोर्शन पे हम देख सके। जो जब तक खुतबा, जब तक इमाम को आप ना देखो मज़ा नहीं आता, तो हम उस तरह आगे जाते जा रहे थे। तो उसी दौरान उन्होंने बोला, उनका सेशन ख़त्म हो गया, दर्स ख़त्म हुआ, दर्स जैसे ही ख़त्म हुआ, दर्स ख़त्म होकर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब ये वाला मतलब उस वक्त कोई और मजमून चेंज हो रहा है, मजमून हाल आप लोग अपनी किताबें उठा लें। तो
हमारे पार्टीशन से 7-8 लड़कियों के बाद, रोज़ के बाद सारी लड़कियां उठ के गईं। जो 7-8 लड़कियां बैठी हुई थी, 4 लड़कियां साथ बैठी थी, उन्होंने वहीं से हाथ बढ़ा के वो किताबें उठा ली। ये सीन नॉर्मली मदारस में काफ़ी दफ़ा हो चुका होता है, और ये हमारे सामने का लाइव सीन था। नहीं करो। आदि जिन्होंने देखा वो तो चीखने लगी, जिन्होंने नहीं देखा वो आगे पीछे हो गई। और बच्चों लड़कों में से सिर्फ हमने शोर शराबा किया कि ऐसा हुआ है, और भगदड़ मची। अच्छा, हाँ, सबने देखा कि मतलब इतना बड़ा लड़कियों ने हाथ किया कानून। अच्छा, हाथ बड़ा होने वाला सबने अपना अपना देखा होता है। मतलब मैंने देखा हाथ बड़ा किया है, दूसरे ने देखा होगा कोई और चीज़, तीसरे ने सिर्फ चादर देखी होगी, चौथे ने मतलब अपने दिमाग के हिसाब से आप सोचते हो, अपनी इल्यूजन आप खुद तैयार करते हो। लेकिन मेरी जो इल्यूजन थी और जो हमारे साथ एक जो लोग थे उनकी इल्यूजन यही थी कि हाथ लंबा करके उसने किताब उठा ली। उसके बाद जो हमारे मुंतजिम वो इंतज़ामिया के थे, एक मौलाना साहब थे, तो उन्होंने फिर मामला तय किए। मामला तय करने के बाद उनको बोला किया कि भाई अब आप यहाँ नहीं आ सकते, ख़त्म करें। उसके बाद से 4 से 5 बिल्लियाँ आने लग गई, और 7 साल तक, 9 साल का होता है हमारा लड़कों का, तो 7 साल तक वो बिल्लियाँ आती थी, हर दर्जा बदर्जा, दर्जा अव्वल से दर्जा दूम पे, दर्जा सोम पे, बाकायदा वो पास होती थी और क्लासें करते थे, और उनको कोई नहीं मना करता था। वैसे भी मदारस के अंदर बहुत बिल्लियाँ होती हैं, आपने देखा होगा मस्जिद वगैरह, तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। जब तक क्लास चलती थी वो बैठे होते थे, इम्तिहान हो ना हो उनकी प्रेजेंस मस्ट थी। और ये फर्स्ट वाक़ों में से एक है जिसको देख के आपकी जान निकल जाती है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, 3 किस्म के जिन होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है। एक वो होते हैं जो हवा में सफ़र करते हैं, एक वो होते हैं जो सांप और कुत्ते की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं किसी जानवर की, और एक वो होते हैं जो इंसानी शक्ल में होते हैं। ठीक है, इज़ इट ट्रू कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई जिन देखा हो और वो जिन इंटरनेशनल, अगर मैं कहीं ट्रैवल करने गया हूँ तो वो वहाँ पर भी हो, वो आपके साथ है क्या तो चला जाएगा? रियली? जी। अच्छा, ये मैं कंफर्म बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2015 की बात है। हाँ, 2015 की बात है। मेरे घर के बाहर मैं एक बिल्ली देखता था, काली बिल्ली थी। ठीक है, और बहुत एक वियर्ड हरकतें करती थी। मतलब उसका ये होता था वो घूरती रहती थी। ठीक है, बिल्ली घूरी दे रही है, देख रही है। अच्छा, मैं भी उससे ना बड़ा एक अनकंफर्टेबल होने लगता था उसके साथ, यार ये क्या है। मतलब एक बहुत एक वियर्ड फीलिंग आती थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे घर वाले देख रहे होंगे, मेरा भाई मेरे साथ था। मेरा भाई जानता है, मेरा भाई इस चीज़ का गवाह है कि मैं उस बिल्ली के सामने ना बहुत एक और देखो, मैं हमेशा से जानवरों में रहा हूँ, तो अगर एक काली बिल्ली है, अगर मैं दूसरी भी काली बिल्ली, तो मैं फ़र्क पता चल जाता है। कॉपी पेस्ट सेम टू सेम 100% एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं होती, एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं होती। आप देखते हो कान में थोड़ा सा चिप हुआ हुआ है, ये वो, खैर। अब वो बिल्ली मैं जब भी देखूँ मुझे जो है ना अजीब सा घुटन हो, डिस्कम्फर्टनेस हो, और ये इस तरीके से। सर, मैं ट्रैवल करके गया हूँ दुबई, ज़िंदगी में पहली मर्तबा। वही बिल्ली सेम मैंने दुबई में देखी एक कॉलोनी में, और वहाँ जब मैंने अपनी कज़न को बोला कि यार लोगों ने बिल्लियाँ पाली हुई हैं, यहाँ पे किसी ने बिल्ली नहीं पाली। मतलब सोचो, वो लेंडी बिल्ली, वो स्ट्रे कैट जो हम आम होटलों पर ढाबों पे बैठे हुए देखते हैं, वो दुबई में मुझे रोड पर नज़र आई है। एंड शी वाज लाइक, उसने बिल्ली चलती हुई आई, इसने यूँ अंगड़ाई ली है। मतलब और उस टाइम पे लिटरली मुझे वल्लाही मुझे ये फील हुआ है कि उसने अपनी एग्जिस्टेंस बताई, उसने यूँ स्ट्रेच किया सीधी और चलना शुरू, और मैं बिल्ली को सिर्फ यूँ देख रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने अपने आप को बोला नहीं ये मेरे दिमाग का फतूर है, मेरे दिमाग का, नहीं मेरे दिमाग का गेम है। लेकिन वो वही बिल्ली थी 110% जो मैंने कराची में गुलशन इकबाल पे देखी थी। जब मैं वापस आया, वो बिल्ली मुझे फिर कभी नहीं दिखी। वो बिल्ली मुझे फिर कभी नहीं दिखी। वो खुद आपके पीछे वहाँ गई और वापस नहीं आई। नहीं, अच्छा हो सकता है, इट माइट साउंड फनी, हो सकता है आपको फनी लगे, बट जिसके साथ होती है दोस्त को जो फील करता है ना, क्योंकि वो फील मुझे पता है कि मैं क्या फील कर रहा था, और मैं एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता, ना मैं करना चाहूँगा। मैं नहीं बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे मैं क्या फील कर रहा था। ये एक बहुत ही एक अलग टॉपिक चला जाएगा, बट टू बी रियली ऑनेस्ट, वो मैंने बिल्ली वहाँ देखी थी। और उस टाइम पे ये हम तो शुक्र अदा करते हैं जिनके साथ मामलात हो जाए, रहे ना, जिनसे चिपक जाते हैं, आप उनसे पूछो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है यार। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे हैं ऐसे कुछ दोस्त जिनके साथ जो है ना ये वाक़यात हो जाते हैं,
अब उनको लोग, अच्छा इसका नॉर्मली होता है, इसको लोग साइंस से जोड़ होते हैं, नो डाउट आप जोड़ सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद साइंस रुक जाती है और रूहानियत आगे बढ़ जाती है। उस रूहानियत को क्रैक डाउन करने के लिए आप फिर साइंस को एज्यूम करते हैं कि यार ये हो गया होगा, ये हो गया होगा, लेकिन ये हकीकत हो रही होती है। अब जैसे एक नॉर्मल चीज़ है, आप एक कोई भी उठा लें एक चीज़ अपने कमरे में, एक मैंने बताया था एक लैंप रखा हुआ हो, आप रोज़ उस लैंप से यूज टू हैं और 10 साल हो गए वो लैंप वहीं रखा है, 10 साल बाद आप वो लैंप हटा दें, आपको उसकी कमी महसूस होती है, उसकी एग्जिस्टेंस में। एग्जिस्टेंस। इसी तरह हर चीज़ की एग्जिस्टेंस का एक स्टडी होती है, शेनजू के नाम से एक स्टडी होती है। जैसे फेसबुक की फ्रेंडशिप साइट्स सारी हैं, वो सारी ब्लू कलर की होती हैं, लव की जितनी होती हैं रेड कलर की होती हैं। कुछ वेबसाइट उतनी थी जिनको उन्होंने कहा कि हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे, वो ख़त्म हो गई। जैसे हाई फाइव थी, वो उन्होंने निकाली थी येलोइश ऑरेंज, और ब्लू में थी। तो ये सारी हर चीज़ की। इसी तरह अगर आप लव गुरुज के पास, सो कॉल्ड के पास जाएं, तो वो आपको बोलेंगे अपने रूम में, जैसे हम अगर रोमांटिक मूवमेंट बनाते हैं तो हम कैंडल्स जलाते हैं, हम पेटल्स रखते हैं, तो हर चीज़ की एक प्रेजेंस होती है। ये साइंस कहती है, लेकिन हम मज़हब किस बोलते हैं, हर चीज़ का एक मौकिल होता है, हर चीज़ को एहसास दिलाने के लिए एक चीज़ होती है जिसको हमने मौकिल का नाम दे दिया, वो होती है। अब जैसे एक हमारे यहाँ एक था कि वो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं जो हर रोज़ इशा में सूरह वाक़या पढ़ते हैं, सूरह मुल्क पढ़ते हैं, जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है जुम्मे की नमाज से पहले, लोगों के ये शेड्यूल होते हैं। इसी तरह लोगों के कुछ शेड्यूल होते हैं कि वो ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह फतह पढ़ते हैं, तो मामलात होते हैं। तो हमारे साथ एक खातून थी, वो यही सब पढ़ती थी, तो एक दिन उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया किसी के कहने पे। अब उनको बेचैन, जब आपको एक पता हो कि आप गाड़ी में बैठती रोज़ आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो जिस दिन आप नहीं पढ़ते उस दिन एक्सीडेंट हो जाता है या आपको परेशानी होती है, नॉर्मली ऐसे ही हो रहा होता है। उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, उनको परेशानी होने लगी, तो उन्होंने बोला मैं इतने टाइम तक पढ़ती हूँ, मेरा क्या फ़ायदा हुआ है। जब भी उनको ख्याल आए वो ये जुमला बोलें, जब भी उनको ख्याल आए वो जुमला बोल दें। फिर उनको एहसास हुआ कि तुम्हारा कौन सा काम नहीं हुआ, तुम बताओ तुम्हारा काम हो जाएगा। अब उनका था पार्लर, वो पार्लर चलाती थी और बहुत गरीब एरिया में वो पार्लर चलाती थी, उतना वहाँ पे रिवाज नहीं था। नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा उस दौर की पुरानी बात बता रहा हूँ, उस दौर में अगर पार्लर के लिए आ भी गए तो फेशियल हो जाता था या ब्लीचिंग हो जाती थी। उस वक्त आपको डब्बों में ब्लीचिंग नहीं मिलती थी, तो पार्लर से हो जाती थी, लड़कियों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने उनको बोला भाई मेरा कारोबार चलता है और मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं होता, तो मैं ये पढ़ती रही तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कुछ एक पढ़ रही थी अपने मामलात सही करने के लिए, तो अब उन्होंने इसको रॉन्ग लिया, इस बात को, इसको लेना नहीं चाहिए इस तरह, लेकिन आप जिस तरह छुरी है आप उसको सही यूज़ भी कर सकते हो, छुरी से गलत यूज़ भी कर सकते हो। उन्होंने उसको मिस यूज़ किया। उसके बाद उन्होंने जो पढ़ती थी उस चीज़ को उन्होंने तस्खीर कर लिया था और वो फिर उनके बाद में काम करता था। इवन उनके बच्चे को सेट करा दिया उसने, लेकिन उसकी उनको कीमत ये देनी पड़ी कि अब वो अपने बच्चों से नहीं मिल सकती। उनके बच्चे सेट हैं, हर जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन वो वापस माँ के पास नहीं आ सकते। अब वो रहते रहे, उनकी डेथ हो गई थोड़े टाइम पहले, वो उनके साथ रहते रहे। तो ये निज़ाम ऐसे चलता है। दूसरा मैं जो बताने वाला था वो ये कि ना, जैसे मस्जिद में एक वो होता है, आपका कह लें मुंतज़िम होता है जो मस्जिद की देखभाल, खादिम जो होता है मस्जिद का। ऐसे हमारा एक छोटा एक मदरसा था, उसका एक खादिम थे, उन्होंने ना शादी करी ना कुछ करी, अपनी ज़िंदगी मदारिस और बच्चों के लिए वफ़ कर दी। उनकी दाढ़ी नहीं थी, तो और हम कॉलर वाले कपड़े नहीं पहनते थे। उस दौर में कॉलर वाले कपड़े पहनना बहुत बुरा समझा जाता था और दाढ़ी काटना तो फुली कुफर था। तो उनकी दाढ़ी नहीं थी, हर कोई उनको बोलता था दाढ़ी रखो, कहते मेरी दाढ़ी नहीं आती, जबकि उनकी पूरी दाढ़ी आती थी, पर वो हर रोज़ शेव करते थे और किसी दिन भी वो नहीं करते थे। खैर उनकी डेथ हो गई मदरसे में ही, ठीक है ना। तो जब मदरसे में डेथ हो गई तो हमने मदरसे से थोड़ी दूर उनको दफनाया, जो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है। उस वक्त इतना बड़ा कब्रिस्तान नहीं था, बाउंड्री भी नहीं थी, खुला था, बहुत छोटे गिन के 16-17 कब्रें आप कहने थी खाली, और ना किसी को दफनाने की इजाज़त थी। तो हमने एक स्पेशल किया कि भाई ये लावारिस है, उसके साथ कुछ सोसाइटी से कब्रिस्तान भी है। तो उस वक्त इतने, अभी तो पूरे बन गए, उस वक्त नहीं बने हुए थे, बिल्कुल वीराना था, और आधा कब्रिस्तान तो नाले पे था, नाला था, गदला पानी था उधर। तो उनको वहाँ दफनाने की बात हो गई। तो हमारे मदरसे के 2-3 बच्चे थे, वो बहुत टेढ़े थे। अच्छा, ये उन दोनों की बात है कि ना, ये वॉकी टॉकी की तरह कैसेट का रिकॉर्डर आता था, जिसमें एक कैसेट लगती थी और आप हैंड फ्री लगाएं और सुने। तो उस वक्त में ये ट्रेंड में था, जिस दौर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला भाई उनको दफनाने का मामला हुआ, उनको दफना दिया गया। अब जब दफना दिया तो वहाँ की मिट्टी थोड़ी नरम थी, तो साइड से हमें शाम में इतला मिली कि वहाँ से पत्थर नीचे गिर गए हैं। अब किसी ने जाके निकाले या गिर गए, हमें ये पता चला कि पत्थर गिर गए हैं। तो हमारे मदरसे के 2-3 बच्चे थे, उसमें बहुत बदतमीज़ एक बच्चा था, उसने बोला
हम टेप रिकॉर्डर रख देते हैं इनकी कब्र के अंदर, क्योंकि हमने उनको दफनाया था 10 बजे की नमाज जनाजा करके सुबह में। तो हम क्योंकि ज़ुहर तक रखने का कोई टाइम नहीं था, तो हमने उनको 10 बजे नमाज जनाजा 11 बजे नमाज जनाजा करके हमने उनको दफना दिया था। उसने बोला कि हम टेप रिकॉर्डर रख देते हैं अंदर दफनाने के, जब कब्र के 2-3 पत्थर गिर गए तो उसने बोला हम टेप रिकॉर्डर रख देते हैं अंदर ले जाकर, और रिकॉर्डिंग जो होगी। तो उसने मुझसे बोली थी, हमने डिस्कस किया, तो मैंने बोला हाँ रख देना। तो बोले निकालें कैसे? तो हम थोड़ा जानवर पालते, तो हमने उसको बोला कि जिस तरह डंडी मार के ऐसे रख दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा डंडी अंदर टेप रिकॉर्डर का, जो निकालना होगा हम यही खींच के निकाल लेंगे ऊपर, और तख्ता हम ऐसे साइड में रख देते हैं। अच्छा, उस वक्त मैंने कब्र में दफनाते हुए लोगों को नहीं देखा था, मैं कब्रिस्तान नहीं गया था, ना मुझे पता था कि कब्रिस्तान में कैसे दफनाते हैं क्या होता है, पर हमने अपनी तरफ से एक आइडिया दे दिया कि इस तरह कर सकते हैं। ये गया, इसने जाके वो क्या नाम है आवाज़ का जो था रिकॉर्डर वो ऑन करके रख दिया विद डंडी लगा गया, हेडफोन्स लगा हेडफोन। उस वक्त हेडफोन नहीं कहते थे उनको, पता नहीं क्या कहते थे, याद नहीं मुझे, कुछ और कहते थे उस वक्त, वो हैंड्स फ्री ईयरफोन, हाँ कुछ कहते थे, खैर ओके। वो उसने लगा के रख दिया और आ गया। 5-6 दिन गुजर गए, उन्होंने मिट्टी डाल दी। अब क्योंकि वहाँ की मिट्टी गिर रही थी, ये नरम थी, तो ना 2 दिन लगातार लोग जाके चेक कर रहे थे, अभी चाह रहे थे, क्योंकि वो खादिम थे बहुत टाइम से, लोग इद्दत उनसे बड़ी अकीदत कर रहे थे कि यार एक बेचारा मिस्कीन आदमी था जिसने सारी ज़िंदगी सर्व की थी। 4-5 दिन के बाद ये गया, और इसने ये अपने एक दोस्त के साथ गया, उसको नहीं बताया इसने कि मैं क्यों जा रहा हूँ। इसने बोला क्या लगा यहाँ से पत्थर हिला है, आओ निकालते हैं। ये गया, इसने जाके वो टेप रिकॉर्डर निकाल लिया, टेप रिकॉर्डर निकाल कर अभी रास्ते में आ ही रहा था कि इनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन टेप रिकॉर्डर साबुत था। ओके। जो दूसरा साथी था उसने फ़ोन किया, वो उसने आया, आके उसने बताया हमारे सामने एक किताबों की एक शॉप थी, और जैसे आजकल ये मंजूर पश्तीन कैप नहीं पहनता, वो वैसी टोपी पहनते थे ऊंची वाली, तो हमारे यहाँ ऑब्जेक्शन होता था ये कलर्ड रेड टोपी पहन के क्यों आ रहे हो, वैसी टोपी नहीं पहनी जाती। उन्होंने फिर उसकी लाश को उठाया। अच्छा, उसकी लाश घुटने से नीचे हड्डी टूटी थी। ओके। अच्छा, ज़िंदगी का पहला एक्सीडेंट भी मैंने वो देखा था। तो उसकी लाश को उठा के लेकर आए मदरसे में, तो बच्चे को लेकर, तो उन्होंने बोला बच्चा वहाँ क्या करने गया था, क्यों करने गया था? तो जो उसका दूसरा बच्चा गया था वो छुप गया, लेकिन इनको पता था कि ये 2 बच्चे वहाँ पे मौजूद थे मदरसे के, छोटे बच्चे थे, तकरीबन होगा 16-17 साल का एज होगी। तो उसने बोला भाई ये बच्चे थे, तो वो ये उन्होंने बोला दूसरा बच्चा भी था, पर उन्होंने नाम नहीं लिया उसका, क्योंकि वो बच्चा खुद ब खुद पीछे भाग गया, तो उन्होंने नाम नहीं लिया। खैर इस बात को महीना हो गया, हमारे मदरसे के अंदर थोड़ा शोक का माहौल था कि 2 बच्चे चले गए और दूसरे बच्चे का ऐसा हो गया। कंडीशन ऐसी थी कि एक्सीडेंट ऐसा होता, मरने टांग की थोड़ी टूटी थी, मरने का कोई जवाब बनता नहीं था, लेकिन हो गया। अब वो टेप रिकॉर्डर था। हमारे मदरसे के एक स्टूडेंट था जो मामलात भी देखता था और बुरी तरह उठाता था बच्चा। हम दोपहर में सो जाते थे ना, मदरसे में बच्चों में सुला देते हैं बीच में, तो सुला देते थे, वो बीच में आके उठाता था और बहुत दहशत से उठाता था कि ज़ोहर की नमाज़ के लिए सारे निकलो। तो उसको वो टेप रिकॉर्डर मिल गया, और उसने टेप रिकॉर्डर लिया, और उसने उस बच्चे से पूछा कि ये टेप रिकॉर्डर तुम्हारे पास क्यों आया, क्योंकि उसको पता था ये टेप रिकॉर्डर उस बच्चे का है जिसकी डेथ हुई है। ओके। वो खैर उसने डर के मारे बता दिया भाई ये हुआ था, और वो वहाँ से निकाल के लेकर आया था। ओके। तो फिर हमारी एक मजलिस बैठी, मदरसे में एक मजलिस बैठी कि ये टेप रिकॉर्डर आ गया, इसको सुने, खोलें या नहीं खोलें। तो उन्होंने बोला भाई इसको दफना देते हैं। उन्होंने बोला भाई दफना देते हैं इसको। तो जिन 3 लड़कों ने प्लान बनाया था वो 2 बच्चे, उन्होंने बोला कि जहाँ दफनाएंगे हम वहाँ से निकालेंगे इसे। तो उन्होंने बोला, मस्जिद बोला कि भाई हम वहाँ दफना देंगे, यहाँ दफना देंगे। उन्होंने एक अपने बंदे को बोला, वो उस वक्त साइकिल चलाते थे, आज वो उनका भी मदरसा है, उन्होंने जाके साइकिल पे जाके वो जगह दफना कर आ गए। उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल से थे, जब दफना कर वो वापस आ गए, उसके बाद बातों में इन्होंने कुछ दिन और लगाए, और उन्होंने कहा इन दोनों बच्चों ने जाके वो जगह खोदनी सर्च करी, वो भी एक मस्जिद के साथ एक ग्राउंड था, वहाँ दफनाया था उन्होंने। सही। और वो ग्राउंड भी थोड़ा सा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में मशहूर था, या वहाँ पर रात में लड़के चरस वर्स पीते थे उस दौर में, तो भगाने के लिए लोगों ने मशहूर किया था उस जगह को। वो तो बाद में जब पार्क्स बनना स्टार्ट हुई तो वो पार्क बन गया। तो ये गए, ये दोनों टेप रिकॉर्डर निकाल के लेकर आए मदरसे में। रात में इन्होंने सुना या जो भी किया, एक की सुबह में और एक की शाम में डेथ हो गई थी। तो जो मुंतज़मीन के थे जो उठाते थे हमें, उन्होंने फिर उसको कहीं डिस्कार्ड किया, दफनाया लेकिन उन्होंने सुना नहीं था, क्योंकि शूरा का ये वो हुआ था कि कोई सुनेगा नहीं उसको। इस बात को अगर वेरीफाई करना हो तो ईयर वाइज आप कर सकते हैं कि उस मदरसे के 4 लोगों की डेथ हुई थी 2 या 3 दिन के अंदर 4 हफ्ते के अंदर हुई थी उसके बाद। लेकिन न्यूज़ में भी आया है? नहीं, न्यूज़ में नहीं आया, नहीं मतलब कंफर्म ऐसे कि मदरसे के रिकॉर्ड में है कि उनके क्योंकि स्टूडेंट्स थे। और ये थोड़ा टाइम हुआ था, एक मदरसे के बच्चे की वैन में धमाका हुआ था गुलशन में जो मदरसा था, ये उसके 2 साल या 3 साल बाद का वाक़या। तो हमसे पहले जिस और मदरसे में कोई इंसिडेंट हुआ तो वो ये था कि उसके मदरसे की जो वैन थी उस पर धमाका हुआ था, बच्चों की वैन पे, गुलशन में जो था।
और ये जो था ये इधर हुआ था। तो ये मामलात हो जाते हैं मदारस में, तो होता रहता है ये सारा, काफ़ी बार होता है। मूवी मेरे दोस्त, मैं समझता हूँ कि इस एक पॉडकास्ट से जो है ना हमारा गुजारा नहीं होगा। गुजारा नहीं होगा। ये किस्से कहानियाँ जो है ना एक पॉडकास्ट में मेरा नहीं ख्याल कंप्लीट हो पाएंगे। आई एम श्योर ऐसी बहुत सारे कई हमारे पास कहानियाँ और किस्से हैं जो तुमने खुद साथ एक्सपीरियंस किए होंगे, वो होंगे। तो भाई जो ऑडियंस देख रही है, अगर आपके साथ कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या हुआ है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या एनीथिंग, घर में कुछ भी या किसी के साथ आपके घर में हुआ है, तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर लिखा आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये नंबर एक होगा, उसमें आप वॉइस नोट कर सकते हैं कि आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। और हम कोशिश करेंगे उस स्टोरी को फीचर करें अपने इस शो में। एंड थैंक यू सो मच मूवी, आप आए। एंड नेक्स्ट टाइम आप बहुत जल्द मैं आपको दोबारा तंग करूँगा शो में आने के लिए, ठीक है जी? ठीक, लेकिन दुआ है किसी के साथ हो नहीं। हाँ बस दुआ ये अलग करे किसी के साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस ना हुआ करे, एक्सपीरियंस ना हो, दुआ तो हम यही कर सकते हैं। बट आई रियली वांट कि मेरे सामने कोई ऐसा बंदा है जो कि हाज़िरी करा सके। मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा बंदा आए यहाँ पे इस पॉडकास्ट में जो हाज़िरी करा सके और जो जिन बुला सके, या कोई ऐसा हो कोई जिनी आ जाए कोई उसके साथ पॉडकास्ट कर ले, मुँह निकालते एनीथिंग। खैर एनीवे थैंक यू सो मच मूवी, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, अगली पॉडकास्ट में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।